स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। वीकली एक्सपायरी है तो उससे थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। ग्लोबल संकेतों की तरफ से आपने दोनों तरफ का एक्शन देखा है। कल की भारी गिरावट के बाद हमारे बाजार गैप डाउन के बाद अच्छे संभले, बढ़िया रिकवरी आई और उस रिकवरी के बाद होल्ड आउट ही कर रहे हैं। थोड़ा निफ्टी में आपको सुस्ती दिखेगी और बैंक्स में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। तो आने वाला 1.5 घंटा काफी एक्साइटिंग होने वाला है। वीकली एक्सपायरी पर भी हमारी नजर है, एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल्स भी लेंगे, अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं। पर आइए उससे पहले एक बार इस समय की जो बड़ी बातें हैं उस पर डालते हैं नजर। सबसे बड़ी बात तो यही है, निफ्टी 18,000 के ऊपर कंफर्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है। करीब 60-70 पॉइंट नीचे है, बट कोई वैसे परेशानी बाजार में आपको दिख रही नहीं है। लगातार दूसरे दिन हालांकि आपको दबाव है। निफ्टी बैंक यहां पर आपने अच्छी रिकवरी देखी है, निचले स्तरों से 500 अंक सुधरा है, 41,300 के ऊपर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। पर बैंक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर से आज सहारा नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली आईटी जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट है, करीब 1.25% गिरा है। आईटी में पर्टिकुलरली क्यों वीकनेस है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में हम जरूर बताएंगे। एनर्जी, ऑटो, मेटल्स, इंफ्रा यहां पर भी आधे से 1% की गिरावट आपको दिखेगी। डाउ फ्यूचर से सपाट, यूरोप के बाजार भी आधे से 1% कमजोर है। तो कल जो 1000 पॉइंट का स्विंग हमने डाउ पर देखा था उससे बाजार ज्यादा चिंतित नहीं है। आज सुबह ठीक ठाक एक्शन ही आपने देखा, गैप डाउन के बाद तो बढ़िया रिकवरी भी रही और उस रिकवरी को लार्जली होल्ड करा है लेड बाय बैंक्स। तो बैंक्स में जबरदस्त मूवमेंट है, 41,300 का लेवल है बैंक निफ्टी पर। कितना अहम रहेगा आज की क्लोजिंग के लिए, आपको कहां पर रखनी है नजर, ये बताने वाले हैं। आइए उससे पहले एक बार बड़ी बातें और साथ ही बड़ी बातें तो हो गई, ट्रिगर्स और साथ ही खबरें ये जान लेते हैं। तो बताने के लिए हमारे साथ कुशल और अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स ऑफ कोर्स नतीजे हैं अभी तो, और नंबर्स वाइज अभी जो आने वाले हैं निफ्टी से एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी एंटरप्राइजेज, इस पर नजर रखिए। साथ ही एफएनओ स्पेस से अमर राजा बैटरीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एचपीसीएल के अभी नंबर्स आ ही चुके हैं। रेन इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और साथ ही वोडाफोन आइडिया के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 6th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइंस का ऑक्शन आज लॉन्च करने वाली हैं। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज पॉलिसी आएगी, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जिस पर नजर रखनी है कल के दिन में, वहाँ पर निफ्टी से सिप्ला, टाइटन और ब्रिटानिया अपने नंबर्स घोषित करने वाले हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से 8 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, जिसमें चुनिंदा नाम कमिंस इंडिया, एस्कॉर्ट्स, मैरिको, टीवीएस मोटर्स, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जैसे स्टॉक शामिल हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाली है। और साथ ही केपरी ग्लोबल, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होगी राइट्स इशू पर भी, और नतीजे तो डेफिनेटली इनके आने ही वाले हैं। जागरण प्रकाशन, यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है नतीजों के साथ साथ बायबैक को लेकर। साथ ही फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर कमेटी की बैठक भी कल के दिन में होती हुई दिखेगी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इसका नाम बदलेगा और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ये नया नाम इसका हो जाएगा। गोयल एल्यूमिनियम्स, ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे थी ये कंपनी, इस अब मेन बोर्ड पे आती हुई दिख रही है और बी ग्रुप में इसको शामिल किया जाएगा। आईपीओ के लिहाज से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसका आईपीओ बंद होगा। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस में अक्टूबर महीने का जॉब्स डेटा भी आता हुआ दिखेगा। और अंत में 5 नवंबर शनिवार निफ्टी से पावर ग्रिड और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिग्गज पीएसयू बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आने वाले हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग है, बायबैक पर विचार करेंगे नतीजों के साथ साथ। और गैस के सस्टेनेबल प्राइसिंग फार्मूला सुझाने के लिए किरीट पारिक कमेटी की बैठक भी 5 तारीख को होगी। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि नया फॉर्मूला जल्द से जल्द आए। जहां तक गैस प्राइसिंग का सवाल है उस पर तो सबकी नजर है, बट नतीजे काफी सारे आ रहे हैं। कुछ नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज 2% ऊपर है, मार्जिन में आपने बढ़ोतरी देखी है, नतीजे भी इनके अच्छे आते हुए दिखे हैं। कुछ और नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं दिग्गज कंपनीज के भी और साथ ही कैश स्टॉक्स के भी। तो आइए पहले नतीजों पर फोकस करते हैं, फिर खबरें भी जानेंगे। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से नतीजे आ चुके हैं अब तक। जी, नतीजों में सबसे पहले एचपीसीएल है। इनका जो कामकाजी घाटा है वो 1500 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, पर जो हमारा अनुमान था वो 7,960 करोड़ का था। वहीं अगर कुल जो घाटा देखेंगे वो 2,172 करोड़ पर आता हुआ दिखा है घाटा, हमारा अनुमान 8,000 करोड़ का था। पर यहाँ पर आपको एक कैच ये है कि कंपनी को एक सब्सिडी मिली है, जो सरकार ने बीच में थोड़े टाइम पहले ही अनाउंस किया था। तो लगभग 5,600 करोड़ की इनको एक सब्सिडी मिली है, जिसके चलते जो है घाटा अनुमान से आपको थोड़ा वेरिएशन में दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर नतीजे देखेंगे, जो इनका मुनाफा है लगभग स्टैंडअलोन मुनाफा जो है वहाँ
यहाँ पर 9% की कटौती है। वहीं NII अगर आप देखेंगे वहाँ पर 44% का उछाल है। दिव्यानी इंटरनेशनल मुनाफे में लगभग 29% का उछाल है। वहीं आय भी लगभग 45% बढ़कर आई है और मार्जिन हालांकि थोड़े से घट कर आए हैं, 24.8% से घटकर 22.3% पर आते हुए दिखे हैं। सफायर फूड्स यहाँ पर भी आय तो 36% बढ़ी है और इनके मार्जिन्स यहाँ पर तो इंटरेस्टिंगली मार्जिन जो है बढ़कर आए हैं, 14% से बढ़कर 18% पर आए हैं और जो इनको पहले 5 करोड़ का घाटा था इस बार 27 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज इनका अपडेट आया है, जो इनका कुल सेल्स वॉल्यूम जो है वहां पर आपको 52% की बढ़ोतरी दिखेगी QOQ और वहीं अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पर लगभग 40% के आसपास की बढ़ोतरी है। सदर्न पेट्रोकेमिकल की अगर बात करें, यहाँ पर बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, काफ़ी बढ़िया नतीजे आए हैं। आय में तो 15% का उछाल है, पर मार्जिन्स देखेंगे आप तो मार्जिन्स 12% से बढ़कर 17% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी लगभग डबल होता हुआ दिखा है। हॉकिंस कुकर यहाँ पर आय में लगभग 12% की बढ़ोतरी है और मुनाफा भी 17% बढ़कर आया है। और अंत में पंजाब केमिकल की अगर आप बात करेंगे तो मुनाफा लगभग फ्लैट ही रहा है, हालांकि आय में आपको 34% की बढ़ोतरी दिखेगी। ओके, तो यहाँ आपके लिए कुछ नतीजे और एक बड़ा नतीजा और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कुणाल जी, आप जरा चार्ट प्लीज पुल अप कर लीजिए। HDFC, इस पर आपसे राय लेने वाला हूँ। मुनाफा 4,450 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 4,135 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से तो बेहतर आया है। और पिछले साल देखेंगे तो 3,780 करोड़ से बढ़कर 4,450 करोड़ का आपको मुनाफा आते दिखा है। तो प्रॉफिट फ्रंट पर तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है जहां तक HDFC का सवाल है और एक बड़ा बीट HDFC की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, इस पर रखनी है आपको नज़र और ये भी हम देख रहे हैं कि 4,639 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आती हुई दिख रही है। माफ़ कीजिएगा, 4,583 की नेट इंटरेस्ट इनकम आती हुई दिख रही है। तो हमारा अनुमान था 4,777 करोड़ का। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान से थोड़ी कम है, मुनाफा अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। प्रोविजनिंग, NPA, क्रेडिट ग्रोथ, निम्स, इन सभी पर नज़र है। वो डिटेल्स जब तक आए कुणाल जी, एक बार चार्ट देखें HDFC लिमिटेड सर। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु। पहले मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की भी राय दी है और अब स्टॉक के लिए एक हर्डल है 2520 रुपए के आसपास। 2520 का लेवल जैसे ही HDFC निकालता है इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें। मुझे लगता है कि 2475 पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखकर बने रहना चाहिए और 2520 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की राय। ओके, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, हल्का सा सुधार ही आपने देखा है, वो एक्सपेक्टेड था कैरिन की तरफ से। एसेट क्वालिटी में तो बहुत रेयरली आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। फिर भी ओवरऑल प्रोविजनिंग के आंकड़े जरूर देखना जरूरी रहेगा, बट फिलहाल थोड़े मिले जुले लग रहे हैं नंबर्स और स्पेशली मुनाफे के फ्रंट पर बढ़िया परफॉर्मेंस HDFC लिमिटेड की तरफ से। अरमान, कुछ खबरें भी रह गई हैं, बताएं उनके बारे में। कुछ खबरों में जिसमें अलंबिक फार्मा है, इनको एक US FDA से एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और ये जो दवा है उसका उपयोग सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। विंडलास बायोटेक, यहाँ पर 8 नवंबर को बायबैक पर बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। सुंदरम फास्टनर्स, इंटरिम डिविडेंड पर 8 नवंबर को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। PTC इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो डिफेंस PSU मिधानी के साथ इन्होंने एक तकनीकी करार किया है और उसके बाद अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें REC लगभग 37 लाख शेयर्स, PNB 26 लाख, स्टार हेल्थ 18 लाख, गेल 14 लाख, बायोकॉन 13 लाख और मदरसन सुमी वायरिंग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें भी जो स्क्रीन पर आ रही हैं। आइए करते हैं शो की शुरुआत और बंसल जी का वेलकम बैक करते हैं। बंसल जी, मॉर्निंग में आपको मिस किया सर। आइए, स्वागत है आपका और पहला बिगुल भी चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक पर मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, सॉलिड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसकी मूल वजह स्टेट बैंक की आउट परफॉर्मेंस है। तो स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आज चार्ट पर 580 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी खरीदारी की राय हमने दी थी, इन स्तरों पर बाय करके चले। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। आपने शो की शुरुआत ही बैंकिंग स्टॉक्स को हाईलाइट करके करी थी और स्टेट बैंक जो है
600 रुपए के आंकड़े को पार करने की तैयारी कर रहा है। 581, 581 का स्टॉप लॉस है। 599, 599 पहला टारगेट है। 605 दूसरा टारगेट है। और एसबीआई हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। और दीपांशु देखिए आपने तो मिस करा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच प्यार के लिए। बट देखिए हमारे पास तो दीपांशु ऑप्शन होता है, मैं तो जी बिजनेस ही देख रहा था और जैसे ही मैं मतलब कि वापस फ्री हुआ तो मैंने पाया कि अनिल जी स्टूडियो में नहीं है, तो कुणाल जी को मैसेज करके मैंने पूछ भी लिया और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। कुणाल जी ने फेडरल बैंक रिकमेंड किया था, चार्ट कॉर्नर पिक पर डेज हाइस पे चल रहा है 10 की कमाई पर। उन्होंने फाइजर मल्टीनेशनल कंपनी रिकमेंड करी थी, तो मैं तो जी बिजनेस देख रहा था। हमारे पास तो ऑप्शन होता है कि हम मिस ना करें, जी बिजनेस को देख लें। ऐसे अनिल जी की एब्सेंस का बंसल जी पूरा फायदा आप आज उठा रहे हैं शो में। टाई भी चली गई, जैकेट भी चली गई सर, थर्सडे ही है आज तो। नहीं देखिए दीपांशु, ये कुणाल जी की जैकेट को आप जैकेट मान रहे हो। दीपांशु ऐसे तो ऐसी जैकेट तो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं पहनते, मतलब कि टायर 3 के स्टूडेंट भी नहीं पहनते। इसकी जैकेट को भी जैकेट ना माना जाए और इनको भी मेरे साथ ही माना जाए। ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज दीपांशु आज मैं टाई और कोट नहीं पहन पाया हूँ। नहीं ऑफ कोर्स सर, आपको तो एक्सक्यूज है। बाय द वे कुणाल जी ने भी सुबह अपने वजह बता दी थी, वो पावल साहब के बयान के बाद ही रात को सोए हैं, तो आज तो कुणाल जी एक्सक्यूज हैं। वैसे कुणाल जी कुछ कह रहे हैं सर? मैं केवल ये कह रहा हूं दीपांशु की टाई चली गई लेकिन अभी शर्ट बची है। तो अभी पिक्चर बाकी है। एक्सपायरी का दिन है, एक्शन होने वाला है भरपूर। बाय द वे कंपनी देने के लिए आपके साथ हिमांशु जी भी जुड़े हुए हैं। टाई और जैकेट तो वहां पर भी मिसिंग है, बट कॉल्स भरपूर आएंगी हिमांशु जी की तरफ से भी। पर आइए पहले कतार में मुदित जी आ गए, बिगुल मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए एनबीएफसी में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक ऐसा स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर था और अब यहाँ से बड़ा अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हो गया है। डेरिवेटिव डाटा में देखते हैं तो शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट निकल कर आ रहा है। बाय करके चलना है L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&TFH जिसका सिंबल है, यहाँ पर खरीद के चलेंगे। 82 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट 86 का रहेगा, दूसरा टारगेट 88 का होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 79 का। देखिए जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न ये काउंटर बना रहा था, उसका ब्रेकआउट भी नजर आया है। तो यहाँ पर स्पॉट में भी बाय करके चल सकते हैं, फ्यूचर में भी बाय करके चल सकते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ 82 का एट द मनी कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं, जो करीब 3 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 5 रुपए 50 पैसे का होगा, दूसरा टारगेट 7 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए 40 पैसे का। 85 तक के राइटर्स यहाँ पे पोजीशंस कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज को देखते हुए लग रहा है इस काउंटर में 88 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो कैश फ्यूचर ऑप्शन जैसा चाहे वैसे खरीद के चल सकते हैं। एक बड़े अपसाइड के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग तैयार हो चुका है। ओके, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर रखिए नजर, ये भी बड़े अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। फाइनेंशियल्स पर आपको रखनी है नजर, सारे के सारे आपको दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। M&M फाइनेंस देखिए 15% ऊपर है, इनफैक्ट 15% के दूसरे सर्किट पर आपको आते हुए दिख रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस 6% ऊपर आपको दिख रहा है। अभी L&T फाइनेंस की बात करी मुदित जी ने, वहां पर आपको मूव आ रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अच्छा कर रहा है, कैनफिन होम्स में अच्छा एक्शन है और फिर सारे बैंक्स तो तेजी में दिख ही रहे हैं। आइए एक बार जैन साहब से भी इस पर राय ली जाए। जैन साहब, हालांकि ज्यादातर वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं, बट M&M फाइनेंस के नतीजों से नई जान आ गई और M&M फाइनेंस 15% ऊपर सर। यस बिल्कुल। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है इस इंडस्ट्री के, मैं ओवरऑल बोलता हूँ क्योंकि मैं करीबी से देखता हूँ इस इंडस्ट्री को, और बैंक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, वहां पे NIMs अच्छे बढ़े हैं और उसके बाद NBFCs में भी जो एक एसेट क्वालिटी को लेकर टेंशन हो रही थी पहले प्री कोरोना पीरियड की बात करें और पोस्ट कोरोना काफी कंजर्वेटिवली लोगों ने लोन जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और अब एसेट क्वालिटी जब बढ़ के बढ़िया आ रही है और पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से ही एग्रेसिवली सारे लोगों ने बिजनेस में उतरे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द NBFCs और MFIs और HFCs हो या बैंक्स हो, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो दूध का दूध पानी का पानी जो बोलते हैं, पोस्ट कोरोना बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि कोरोना के दौरान भी अगर जिन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, यानी कि जो क्लाइंट्स जो लोनीज है जो अगर अच्छे से पेमेंट किए हैं, तो उनको और बढ़ चढ़ के ये कंपनियां अब उन पे दाव लगा सकती है। सो ओवरऑल आई फील दैट दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू डू वेल, और जब इंटरेस्ट रेट रेजिम हायर साइड पे रहता है तो इन सब के NIMs भी अच्छे आते हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो जो अभी L&T फाइनेंस होल्डिंग्स या सब की जो बातें हो रही है, ये सब बहुत करेक्टेड भी हैं। आप देखिए ऊपर के लेवल से करेक्टेड हुए हैं
और अब कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए, और बल्कि बाय इन स्टैगर्ड मैनर ऑन एवरी राइज आल्सो कैन बी डन। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस और बाकी NBFCs 15% के सर्किट पर बाय द वे M&M फाइनेंस आपको ट्रेड कर रहा है। एंड जस्ट टू गिव एन इंडिकेशन कि कितने बढ़िया नतीजे फाइनेंशियल से आ रहे हैं, यूको बैंक को पुल अप करिए, 6.5% ऊपर ये स्टॉक है। आज सुबह जय ठक्कर ने खरीदारी की राय दी थी 10 की कमाई के लिए। मुनाफा 205 करोड़ से बढ़कर 505 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो जबरदस्त उछाल यहां पर आपने मुनाफे में आते हुए देखा है। जहां तक यूको बैंक का सवाल है, नेट इंटरेस्ट इनकम ये भी 1600 करोड़ से बढ़कर 1770 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यूको बैंक की तरफ से आई है और इसलिए आप स्टॉक को भी वैसे ही रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, चार्ट भी जरा एक बार पुल अप करिए। यूको बैंक की बढ़िया नतीजे आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस में आपने गिरावट देखी है, एसेट क्वालिटी में सुधार का पूरा ट्रेंड है। नेट एनपीए ये भी 2.49% से घटकर 1.99 यानी कि 2% से कम के इनके नेट एनपीए भी आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस, स्टॉक पर भी रिएक्शन, चार्ट्स क्या कह रही हैं सुमित जी? चार्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं और मैंने सुबह भी कहा था कि ये छोटे बड़े बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर बड़ा मूव आने वाला है। यूको बैंक में भी वैसा ही मूव है। 15 का लेवल निकलने के बाद 18 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में यूको बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 14 रुपए के आसपास का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 15, सवा 15 का लेवल टूटने के बाद 17.5 से 18 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में यूको बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यूको बैंक पर भी रखिए नजर। जबरदस्त नतीजे इस काउंटर के आपको आते हुए दिख रहे हैं। बाजार तो बढ़िया मूड माहौल में है, बट एक स्पेस जहां पर आपको एक्शन नहीं दिख रहा है और लार्ज कैप स्पेस ही है जिसकी वजह से निफ्टी पर स्पेशली ज्यादा प्रेशर आज बना हुआ है, वो है आपके आईटी स्टॉक्स। थोड़ा रोटेशन आप मान सकते हैं, बट आज पर्टिकुलरली ऐसा क्या बाजार को खराब दिख रहा है जो आईटी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है? इसकी वजह लेकर आए हैं कुशल बताइए आज क्या हो गया आईटी में? देखिए, आईटी के काउंटर्स आज पर्टिकुलरली इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि कल जब मैं कॉग्निजेंट के नंबर्स देख रहा था तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नोट पर आई कि यहाँ पर लगातार तीसरी बार ऐसा है कि इन्होंने स्ट्रेट अपनी जो सीसी यानी कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई ग्रोथ गाइडेंस है उसको घटाया है। सबसे पहले जब इन्होंने मार्च का क्वार्टर के नंबर्स डिक्लेयर किए थे तब 9 से 11% की गाइडेंस दी थी। फिर उसके बाद जब जून का क्वार्टर आया तो इन्होंने 8.5 से 9.5% की ग्रोथ गाइडेंस दी है और इस बारी इन्होंने 7% की गाइडेंस दी है। तो लगातार तीन, फिर से बोलो, पहले 9 से 11 था, हाँ। फिर 8.5 से 9.5 दिया इन्होंने, एंड दिस टाइम इट्स 7%। हर क्वार्टर में आई ग्रोथ गाइडेंस ये इन्होंने घटाई। सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, दैट्स अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। डबल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट में आ गया। तो वो एक बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट यहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को सबसे बड़ी रीज़न बता रहे हैं कि जिस वजह से इनके ओवरऑल आगे आने वाली जो गाइडेंस है, इनफैक्ट ये कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो 3 तिमाहियों के नतीजे तो इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। अगली जो तिमाही है उसके लिए भी अब यही देखना है कि जो पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये गाइडेंस डेफिनेटली घटाई है। यही नहीं, करेंसी हेडविंड्स तो है ही, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है, तो अक्रॉस अदर करेंसीज जहाँ पर भी इनका बिजनेस है उस पर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखता है। यही नहीं, जो मांग की स्थिति है, जो डिमांड है इनकी, उसको लेकर भी ये लोग थोड़े से चिंतित हैं। आगे चलकर इस पर इन्होंने क्लियरली एक अपना फोकस बनाकर रखा है एंड अकॉर्डिंगली आगे ये एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। बट अभी फिलहाल जिस तरह के नंबर्स इनके आए हैं वहाँ पर बॉटम लाइन पर तो बीट था, बट आय फ्रंट पर अगेन Q3 में कमजोरी रही थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार तीसरी बार ऐसा है इस साल जहां इन्होंने अपना पूरे साल का गाइडेंस घटाया है। ओके, तो ये है आपके लिए कॉग्निजेंट की गाइडेंस। एक तो गाइडेंस घटाई है वो बात है, बट लगातार तीसरी तिमाही है जहां पर गाइडेंस घटाई है, जिसका प्रेशर आप आईटी पर देख रहे हैं। और टॉप लूजर इस समय आपके सारे के सारे आईटी स्टॉक्स इस समय दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, इंटेलेक्ट, डिजाइन अरीना, इन सारे स्टॉक्स में गिरावट है। इन्फोसिस आज 2% फिसला हुआ आपको दिख रहा है। कोफोर्ज में भी आपको कमजोरी दिख रही है। तो पूरा का पूरा आईटी पैक यहाँ पर कमजोरी आपको दिखा रहा है। महिंद्रा लाइफ इसको भी पुल अप करते हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुनाफे से घाटे में आ गई है। रियल एस्टेट कंपनीज का इस समय अच्छा वक्त नहीं चल रहा है क्योंकि अब तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं
पॉजिटिविटी तो काफ़ी बनी हुई है रियल एस्टेट स्पेस में, बट अभी तक रिजल्ट्स मैच नहीं कर पा रहे। हमने ओबरॉय रियल्टी में भी देखा था, और महिंद्रा लाइफ में देखिए 13 करोड़ के मुनाफे के सामने 7.5 करोड़ का घाटा आपको आते दिख रहा है। कुणाल जी चार्ट्स भी एक बार पुलअप करें, आता हूं मैं आपके पास सर। बट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की तरफ से, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज रियल एस्टेट का माना ऐसा जा रहा है कि अच्छा वक्त चल रहा है। आय इनकी 60 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ की आय है, तो आय में तो ठीक है, बट 13 करोड़ के मुकाबले 7.5 करोड़ का घाटा कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने रजिस्टर करा है। जरा देखें कुणाल जी। देखिए कोई खास मोमेंटम चार्ट पर नहीं है दीपांशु। ऊपरी स्तरों से हमने बिकवाली आते हुए देखी नतीजे आ जाने के बाद, और अभी भी कमजोरी साफ दिख रही है। वैसे ही करेक्टेड स्टॉक है, 525 रुपए से सीधा करेक्ट होकर अब 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी मैं उम्मीद नहीं रखता हूं कि इसमें आपको देखने को मिलेगी। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 385 का एक स्टॉप लॉस रख लें, उछाल में स्टॉक से निकले, ये बेहतर रणनीति होगी। 385 का स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा लाइफ। जैन साहब चल क्या रहा है रियल एस्टेट में सर? बिकॉज नतीजे अब तक एक भी ऐसे नहीं आए जो कन्विक्शन दिखाएं रियल एस्टेट स्पेस में। हमें तो मालूम है घरों की बिक्री हो रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स अभी हमने रिसेंटली मुंबई के हाईलाइट करे थे, शानदार रहे हैं इस साल के पहले 10 महीनों में। बाकी सब तो लग रहा है ठीक है, बट नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं सर ये बात सही है। और मैं हरदम जब भी रियल एस्टेट के बारे में सवाल पूछा जाता तो मैंने यही बोला है कि डायरेक्टली रियल एस्टेट के ऊपर दाव लगाना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि इनके पुराने जो बैलेंस शीट में जो डेंट्स है या जो डेट्स होती हैं उनकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट यस, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस देखिए, ये स्टॉक मैंने बजट के टाइम पे भी दिया था, और SEZ को लेकर जो देश रिलेटेड जो आ रहे हैं, और प्लस इसका मेजर कंपोनेंट SEZ से आता है, जयपुर में भी है और चेन्नई में भी है, तो इट्स डूइंग वेल वैसे। और कुछ अदर इनकम का कंपोनेंट बहुत रहता है, तो इस बार शायद हो सकता है वो जो अदर इनकम का कंपोनेंट है लास्ट क्वार्टर में भी कम हुआ था और इस बार भी कम हो रहा है, उसकी वजह से है। बट मैं कुणाल जी के साथ रहूंगा कि 385 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की राय है, क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है। तो इस स्टॉक के लिए तो स्पेसिफिकली यही है, अच्छी पेडिग्री है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, और इस सेक्टर को लेकर, सेल्स को लेकर काफी एक्शन है, क्योंकि DTA में कन्वर्जन और ये सारी चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को तो होल्ड करें। अब दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट को जो बोल रहे हैं आप, तो मैं जनरली रियल एस्टेट का प्ले में HFC से प्ले करने की कोशिश करता हूँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब HDFC अभी रिजल्ट्स आए, अच्छे आए, एसेट क्वालिटी में भी बहुत अच्छी वो हुई है, क्वालिटी अब बेटर हो रही है। तो मेरे हिसाब से HFC पे दिमाग लगाएं, और क्योंकि जो भी अगर होम लोन लेगा तो होम लोन लेना तो जरूरी है ही है। तो मेरे हिसाब से HFC कैन बी अ बेटर बेट। एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि जनरली सीमेंट है, या मैं प्लाईवुड की बात करता हूँ, और हार्डवेयर, बिल्डर्स हार्डवेयर जो भी स्टॉक्स होते हैं उन सब की बात करता हूँ, वहां पे दांव लगाए। सो सरोगेट वे में टू प्ले द रियल एस्टेट प्ले, आई थिंक बिल्डिंग मटेरियल्स एंड HFCs कैन बी अ बेटर वे टू प्ले विद द मार्केट्स। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये बेटर ऑप्शन रहेंगी, ना कि आपके लिए डायरेक्ट रियल एस्टेट काउंटर्स। वहां पर आपको एक्शन अच्छा नहीं दिख रहा है, कमजोरी बनी हुई है इस समय। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्पेस है जो कि एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद। मेरा मानना है कि यहाँ पर PFC पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक ने 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन निकाला है, साथ ही साथ कॉल ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो PFC का फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, जो कि करंट लेवल्स लगभग 117 रुपए के आसपास है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हमको 115 रुपए 50 पैसे के नीचे का। और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि पहला टारगेट 121 रुपए का आता हुआ नजर आ सकता है, और अगर 120-121 के ऊपर ये स्टॉक बंद होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में काफी बड़ी तेजी लगभग 128-130 रुपए तक भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 115-50 के स्टॉप लॉस के साथ PFC के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, तो यह है आपके लिए PFC, जिस पर करें खरीदारी, स्टॉक एक्शन में दिख सकता है। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 35 रुपए 80 पैसा, 35 रुपया 90 पैसे का अभी भाव है, और ये स्टॉक में भी बहुत दिनों के बाद मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का नाम है MMTC। MMTC के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, पिछले 5 दिनों के हाई स्टॉक ने अभी जस्ट ब्रेक किया है, और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर आज
और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीएनबी पे खरीदारी करें, लोअर लेवल से अभी बाउंस बैक का शुरुआत हुआ है। 34 रुपए 50 पैसे ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 34 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एमएमटीसी में यहाँ पे सीएनबी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 39, दूसरा टारगेट 41। ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए एमएमटीसी में 3 से 4 दिनों के लिए खरीदारी करें। 34 के स्टॉप लॉस से 39 से 41 तक के टारगेट जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। सिर्फ बाउंस बैक पुल बैक का ये शुरुआत है। अगर ये दोनों टारगेट अचीव हुए तो रैली और ऊपर इसके अंदर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल 39 से 41 के टारगेट के लिए खरीदारी करें एमएमटीसी। सुमित जी के एक जमाने का फेवरेट काउंटर रहा करता था एमएमटीसी, अब वापस आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है और इसलिए आप खरीदारी की भी राय देख रहे हैं। रखिए इस पर नजर 41 के टारगेट के लिए। बाय द वे यूको बैंक जिसकी बात अभी सुमित जी कर भी रहे थे, नतीजों के बाद हमने देखा शार्प रिएक्शन आया था, 8% ऊपर इस समय आपको यूको बैंक ट्रेड करते हुए दिखेगा, तो जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर बन रहा है। पर आइए एक स्पेशल पिक और ये देने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी। चलते हैं चार्ट कॉर्नर स्पेशल के लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी पर मैं और राकेश जी स्पेशल पिक देने वाले हैं और ये ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिससे लगाव मुझसे भी ज्यादा बंसल जी को है। स्टॉक का नाम है मैकडॉनल्ड्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 2-3 दिन की सुस्ती है और हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको पूरी इस सीरीज में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की ताकत रखता है। तो मैकडॉनल्ड्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हल्की फुल्की करेक्शन ब्रेकआउट हुआ था 2-3 दिन पहले, उसके बाद करेक्शन पर है और काफी आसपास सपोर्ट्स हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, 880, 880 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 932, 932 के एक मुश्त टारगेट के लिए मैकडॉनल्ड्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। और दीपांशु, दूसरा ये जो न्यूज आई है ना कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नाम चेंज कर रहा है, तो दीपांशु मेरी तो गुजारिश है कि वेस्ट लाइफ जो नाम चेंज कर रहा है उसको मैकडॉनल्ड्स का नाम चेंज करना चाहिए। अक्सर लोग मैकडॉनल्ड्स की जगह मैकडॉनल्ड्स गलत जगह बोल जाते हैं। अगर अभी आप नोट करें तो कुणाल जी भी मैकडॉनल्ड्स की जगह एक बार मैकडॉनल्ड्स बोल गए थे, तो काफी दिक्कत हो जाती है फैमिली वाले लोगों को। कोई कई बार जा रहा होता है बच्चे को लेके आदमी मैकडॉनल्ड्स और मुंह से निकल जाता है घर पर कि मैकडॉनल्ड वाली मार्केट में जा रहा हूँ, तो वहां पे नाम चेंज होना चाहिए। तो इसमें वेस्ट लाइफ की क्या गलती है सर? ये तो मैकडॉवेल और मैकडॉनल्ड्स का हो रहा है, वेस्ट लाइफ तो वैसे भी अलग ही है। नहीं, वेस्ट लाइफ ही तो ये जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है वो वेस्ट लाइफ ही तो है दीपांशु। नहीं, नाम में मैं कह रहा हूँ ना, मैकडॉवेल्स तो चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉवेल्स का वेस्ट लाइफ कहां से आ गया? वेस्ट लाइफ हो तो फिर स्टॉक में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना सर? नहीं, वो वहां पे नाम चेंज कर रहा है ना अपनी लिस्टेड एंटिटी का, तो उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो उसके दूसरे ब्रांड में होता है। चलिए, और ओल्डर ब्रांड तो दीपांशु मैकडॉनल्ड्स ही है, तो वहां उसका पहला हक बनता है। चलिए, नतीजे इनके आ रहे हैं, आई थिंक अगले हफ्ते आने वाले। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगा। आपकी अर्जी बंसल जी जरूर हम मैनेजमेंट के सामने रखेंगे जब जाटिया साहब हमारे साथ आएंगे नतीजों पर बात करने के लिए। बट हाँ, वेस्ट लाइफ का नाम बदलने वाला है, ये ऑलरेडी डिस्क्लोजर आ चुका है। नतीजों के बाद मैनेजमेंट से भी उन पर करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में अनिल जी भी जुड़ने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ और जानेंगे कि क्या करना है इस समय बाजार में। सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, 2:30 बजे का वक्त होने वाला है। उससे पहले एक बार कोरोमंडल इंटरनेशनल पर नजर डाल देते हैं क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं। कल हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़कर आने वाली है, हमारी खबर पर मुहर भी लगी थी। कोरोमंडल को बड़ा फायदा भी होगा इससे, वो तो आने वाले समय में होगा। बट पिछला क्वार्टर कैसा रहा है, वहां पर परफॉर्मेंस कैसी थी, ये एक बार जान लेते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, एक्साइटमेंट तो काफी है स्पेस में, नतीजे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि चंबल में तो हमने भारी गिरावट देखी थी नतीजों के बाद, इसके कैसे आएंगे? देखिए, नंबर्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिफाई कर पाएगा क्योंकि आप सब्सिडरी की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी मिलती हुई नजर आएगी। और जो फर्टिलाइजर की कीमतें हैं वो भी थोड़ी बहुत बड़ी, एमआरपी बड़ा है, तो इसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। जो इनकी टॉप लाइन है इसमें आपको 41% का इजाफा नजर आएगा, यानी 6,148 करोड़ से बढ़कर 8,695 करोड़ रहेगी कंपनी की टॉप लाइन यानी कंपनी की आय। एबिटा की बात की जाए तो कामकाजी तौर पर तिमाही अच्छी रही है, 29% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। मार्जिन में देखिए, क्योंकि लागत खर्च लगभग सभी का बड़ा है तो यहाँ पर गिरावट नहीं है,
ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 12% पिछले साल थे, इस बार 11% का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, तो लगभग हो सकता है कि मेंटेन भी यहाँ पर आपको देखने को मिले। और मुनाफे में करीब करीब 33% की ग्रोथ है, यानी 519 करोड़ से बढ़कर 692 करोड़ रहेगा इनका मुनाफा। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ये जो एक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर उसको जस्टिफाई कर पाएगा। ओके, तो एक्शन इसको जस्टिफाई कर पाएगा। सेठी साहब को भी पसंद है कोरोमंडल, आई थिंक जैन साहब भी इसे कवर करते हैं। जैन साहब, कोई खास एक्सपेक्टेशन कोरोमंडल से? चंबल ने डिसअपॉइंट किया था, हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव है यहाँ पर। कोरोमंडल पर कोई व्यू सर? ये कोरोमंडल अभी कल जैसे हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव न्यूज आ रही थी तो वो न्यूज पॉजिटिव है देखिए, और कोरोमंडल कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है और ऊपर के लेवल से सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द एरेटिक मॉनसून और जो भी हुआ है। और बट मुझे ऐसा लगता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर और कल वाली जो न्यूज है, इन सबको देखते हुए लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। अब थोड़े ही दिनों में हम बजट की बातें करने लग जाएंगे, बजट के पहले चलते हैं। भले CFO कल GSFC सेठी साहब ने भी कल रेकमेंड किया, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। और कोरोमंडल भी अच्छे लेवल्स पे और वैल्यूएशंस भी बढ़िया और अच्छी पेडिग्री, अच्छा ग्रुप। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी बहुत सस्ते हैं। तो बट एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं ये हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं। ओके, तो जैन साहब की तरफ से डिस्क्लेमर, उनके क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है। हम जानते भी हैं कि फर्टिलाइजर पैक ऐसा है जहां पर जैन साहब कई बार काफ़ी पॉजिटिव व्यू दे चुके हैं, इस पर भी रहेगी नज़र। आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। क्या करना है बाजार में? थोड़ा रेंज में ही है, बट बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तो अच्छा एक्शन दिख रहा है। आपकी क्या रीडिंग है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, बाजार में तो सुबह जब आज सुबह शो में था तो मैंने यही कहा था कि जो बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो उसमें बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाजार में एक अच्छी रिकवरी या बाउंस बैक होना चाहिए। तो जिस तरह से यूएस के मार्केट ने परफॉर्म किया, मतलब वहां पे भी बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आई, बट हमारे बाजार ने काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई है। और एक चीज दीपांशु और ऐड करना चाहूंगा, अभी कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात हो रही थी, संदीप ने भी उस पर अपने बुलिश व्यू दिए और मैं भी इस स्टॉक पे बुलिश हूं। बट एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है EID Parry ऑल्सो वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू बाई, बिकॉज EID Parry कोरोमंडल इंटरनेशनल में 56% स्टेक ऑन करती है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो आधे से भी कम प्राइस पे EID Parry अवेलेबल है। तो मुझे लगता है EID Parry, जिसमें कि शुगर और एथेनॉल का तड़का तो है ही है और साथ में कोरोमंडल इंटरनेशनल की 56% हिस्सेदारी है, तो वहां पे जब तेजी होती है तो इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल जिस पर रखनी है नजर। दीपक नाइट्राइट आज सुबह सेठी साहब रेकमेंड भी कर रहे थे। शुगर स्टॉक्स पर भी रखिए फोकस। एग्रो थीम जो है वो बाजार के रेडार पर रहना चाहिए। डेज हाई पर EID ट्रेड कर रहा है। बताएं सेठी साहब, आज क्या करना है सर? आज दीपांशु 2 स्टॉक कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। चलिए सर, बताएं पहला स्टॉक। आज जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, काफी दिन बाद रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो अभी 285 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटर करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर O&M कॉन्ट्रैक्ट्स और स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस के कारोबार में है। एक जबरदस्त कंपनी है, एक बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक है, 3200 करोड़ की ऑर्डर बुक, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड, IOC, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, फिर कई सारी इंटरनेशनल पावर कंपनीज को कैटर करती है। और हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट से भी इनको एक बड़ा 1450 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बाकी इस कंपनी के पास 129 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का भी कारोबार है, मतलब विंड पावर की कैपेसिटी है। और चूंकि कोल की शॉर्टेज के कारण ये पावर की डिमांड अच्छी है, तो यहाँ पे भी इनको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। फिर एक जो नया डेवलपमेंट इस कंपनी के साथ हो रहा है, ये कंपनी हाई ग्रोथ डेटा सेंटर के कारोबार में उतर रही है और इनकी एक नई फैसिलिटी आने वाली है जो कि जून 2023 तक आ जाएगी। और ये जो डेटा सेंटर है वो ESG कंप्लायंट होगा, बिकॉज इनके खुद के पास कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी है और उसके कारण ये जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जिनके ESG कमिटमेंट्स है, उनके लिए कैटर कर सकती है। तो वो भी एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी ने हाल ही में, मतलब जुलाई के महीने में 325 के भाव से बाईबैक किया हुआ है। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस घटे हैं, फिर पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स जारी है, फिर सरकार पावर थेफ्ट को रोकने के लिए स्मार्ट मीटरिंग पे फोकस है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। तो इस पे खरीदारी करने की सलाह है। 305 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 275 का स्टॉप लॉस।
305 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस। टेक्नो इलेक्ट्रिक, इस पर करें खरीदारी। दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है, एक आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो यहाँ से मैंने फिनो पेमेंट्स बैंक को पिक किया है। 200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक न्यू एज बैंक है और अपने हाइट से काफी अच्छी खासी इसकी पिटाई हुई है। बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। ये एक निश बैंक है या निश कंपनी है जो फाइनेंशियल सेक्टर को कैटर करती है। सब तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास है और वन ऑफ द वेरी फ्यू न्यू एज कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल भी है। पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट आता है। फिर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है और माइक्रो एटीएम्स का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क इसी कंपनी का है। और बाकी सितंबर क्वार्टर अच्छा था, 13 करोड़ का पैट आया जो पिछले साल 7 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक भी जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखाएगा और आज तो बैंकिंग और एनबीएफसी सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 215 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 195 का स्टॉप लॉस। ओके, तो दो बढ़िया कैश कॉल्स आपके लिए सीरीज आपकी तरफ से। टेक्नो इलेक्ट्रिक 305 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलिए। और साथ ही फिनो पेमेंट्स बैंक 203-204 के लेवल पर आपको मिल रहा है। 215 का टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस, इस पर करें खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। यहाँ पर रखनी है नजर है बाजार के एक्शन पर भी। थोड़ा रेंज बाउंड जरूर है मूवमेंट, बट अब से लेकर एक्सपायरी तक कैसी मूव आएगी, कहां पर रखनी है आपको नजर, डेटा क्या कह रहा है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में। अनिल सर गुड आफ्टरनून। थोड़ा बाजार में रेंज बाउंड एक्शन ही चल रहा है, बट अच्छी बात है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। 41,300 के एग्जैक्ट लेवल पर है बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे है निफ्टी 18,030 के लेवल पर। आईटी स्टॉक से थोड़ा ज्यादा दबाव आ रहा है, बट ये है इंडेक्स पर हाल। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 20 पॉइंट नीचे, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं है। यूरोप में आधे से 1% की गिरावट है कल के फेड एक्शन पर, आज यूरोप रिएक्ट कर रहा है। एशिया में भी हमने आज कमजोरी देखी थी, रुपया 12 पैसे कमजोर है। कच्चा तेल दायरे में है $95 पर, तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है सर पिछले 2-3 घंटों में। अमेरिकी फ्यूचर्स एकदम सुस्त है इस समय सर, बताएं क्या करना है। दीप देखिए आखिरी 1 घंटे में भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। 17,975 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इसके नीचे एक्सपायरी होगी नहीं। उसकी वजह यह है कि 18,000 के पुट ऑप्शन पर करीबन 1 करोड़ 65 लाख शेयरों की ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसके नीचे एक्सपायरी होने की चांस बहुत ही कम है। ऊपर की तरफ ठीक वही 18,100 पर 1 करोड़ 70 लाख शेयर लगभग बराबर है। सो बेसिकली आप ये देखिए ऑप्शन राइटर्स जो हैं जिसने पुट और कॉल दोनों बेच रखे हैं, दोनों ने एकदम बिल्कुल बॉल बना दी है। न 18,000 के बहुत नीचे जाने देना है, न 18,100 के ऊपर जाने देना है। दोनों तरफ राइट करके वो प्रीमियम कमाना है आखिरी 1 घंटे में। ये स्ट्रेटेजी साफ दिख रही। तो इसको देखते हुए संभावना यही है कि आप पेन के बीच में 18,025 18,050 के आसपास शायद आज एक्सपायरी होते देखें। फिर भी एक्सपायरी का दिन है, कभी कभार कुछ बड़ा हो जाए या फिर डाउ फ्यूचर्स कुछ बड़ा मुंह दे दे किसी एक तरफ, आप बताने एकदम सुस्त है। अगर डाउ फ्यूचर्स समझिए कमजोर हो जाए और हम 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तब भी आप 17,950 17,925 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लेंगे, तो 50 से 75 पॉइंट का मैक्सिमम मूव आ सकता है। ठीक उसी तरह से अगर डाउ फ्यूचर्स 100-150 पॉइंट मजबूत हो जाए और ट्रेड करना शुरू करें तो 18,100 175 तक आप जा सकते हैं। बट दोनों ही चांस लगभग नहीं के बराबर है। पूरी संभावना डेटा को देखकर ये लग रही है कि आप 18,100 की रेंज में ही बचे हुए समय में ट्रेड करेंगे और 18,025 18,050 के आसपास एक्सपायरी होने की चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये तो बड़ा आसान है करना, क्योंकि 70-80 लाख शेयर के ओपन इंटरेस्ट पर फुट वहां पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और वहां से आप 300 पॉइंट दूर भी हैं। लेकिन साथ ही ये भी है कि 41,500 के ऊपर भी एक्सपायरी होने के चांस कम है, 75 लाख शेयर वहां पर भी है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी पर एक ही लेवल ध्यान में रखिए दीप, और वो है 41,307। अब तक जो हमने पूरी तेजी देखी है 16,700 के आसपास 800 के आसपास से जो बनी है, उसमें हाईएस्ट क्लोजिंग आपको 41,307 की मिली है 2 दिन पहले। अगर आज उसके ऊपर बंद होते हैं तो मजबूत है। वैसे भी आज जहां भी बंद हो हम मजबूत तो हैं, क्योंकि 41,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर हम तोड़ नहीं रहे हैं। सुबह भी मैं यही बात कर रहा था कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 41,000 के आसपास का होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। सो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। रिस्क एक ही है कि कल के उतार चढ़ाव के बाद आज रात को अमेरिका में किस तरह का ट्रेड हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे, और मेरा ये मानना है थोड़ा सा अमेरिकी बाजार अगर 300-400 पॉइंट दाव पर और करेक्ट हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आज का करेक्शन मुझे निफ्टी में भी
17,835 17,900 का चाहिए था, लेकिन उतना नीचे तक आया नहीं। आया होता तो एक गैप फिलअप करके हम ऊपर आ जाते। तो एक हल्की सी रिस्क वो बची हुई है, बट अदरवाइज बाजार मजबूती के मूड में ही है और स्ट्रेटेजी आपकी ठीक ये होनी चाहिए कि बायोम डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, और अगर कल के लिए आपको पोजीशन बाद में हेज करनी पड़े तो 17,800 के पुट से और 41,000 के पुट से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो रुझान अच्छा है, और एक बार फिर से अच्छी चीज ये हुई कि बैंक निफ्टी से लीडरशिप आ रही है, तो हमें बढ़ना है लाइफ टाइम हाई की तरफ, तो फिर बैंक निफ्टी की लीडरशिप चाहिए जो आपको मिल रही है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। एक्सपायरी सीमित दायरे में सुस्ती रहेगी, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और रहा सवाल ये कि आज क्लोजिंग वाला शो में कर नहीं पाया, लेकिन चिंता न करें, कल सुबह मैं आपके साथ फिर से होऊंगा और कोशिश करता हूँ 3:20 पर भी अगर डेटा में कोई बदलाव हुआ तो मैं आपको फोन पर स्ट्रेटेजी देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कल सुबह तो फिर मैं आपके साथ लाइव शो करने वाला हूँ 8 बजे से। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा। कल सुबह तो ऑफ कोर्स आपके साथ जुड़ेंगे और 3:20 को भी अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रेंज बाउंड रहेंगे बाजार, घबराइए मत, यहाँ से ज़्यादा गिरने की और संभावना नहीं है। इन लेवल्स को बाजार होल्ड कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। आइए श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। बिगुल BTS TT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर कहाँ है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, मुझे लग रहा है कि जितनी भी स्पेशलिटी और केमिकल रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, वहाँ पे एक ओवरऑल ब्रॉडर फॉर्मेशन अच्छे बनते जा रहे हैं और हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी एक तेजी देखने मिलेगी। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अल्कली अमाइंस ये एक स्टॉक है जिसे हम फोकस कर सकते हैं, जो 3010 3020 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक लगता है कि 3150 से लेकर 3200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अल्कली अमाइंस को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2970 का। तो एक 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस है और करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। ओके, तो ये है श्रीकांत जी के पसंद अल्काइल अमाइंस। आई थिंक जैन साहब भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, और कई बार रेकमेंड भी कर चुके हैं। रेडार पर है जैन साहब 3000 के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच दीपांशु जी, आप याद रखते हैं, ये बहुत बढ़िया लगता है और काफी करेक्ट हो चुका है एंड इट्स अ गुड लेवल जहां पे एंट्री लिए जा सकती है ऊपर के लेवल से। और प्लस देखिए वैल्यूएशंस थोड़े महंगे जरूर है, बट बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस गजब के परफॉर्म किए। मैं ज्यादा प्रेफर बालाजी अमाइंस को करता हूं, बट यस यहाँ पे इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न नंबर्स देखें या ग्रोथ नंबर्स देखें सब गजब के हैं। मतलब 22-23% की सेल्स की कैगर रहती है, रिटर्न नंबर 34-35%, तो इसलिए वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। बट यस ऊपर के लेवल से चूंकि करेक्ट हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा है। 3800 से 3000 के लेवल से मिल रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड पिक बाय श्रीकांत जी। जबरदस्त टाइमिंग, यही टेक्निकल्स के मजे हैं, राइट टाइम पे आपको स्टॉक आ जाता है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक एंड टेक्निकली टाइम। श्रीकांत जी को पूरा समर्थन जैन साहब की तरफ से, टेक्निकली भी अच्छा है और फंडामेंटली भी अच्छा है। श्रीकांत जी का धन्यवाद भी स्वीकार करें जैन साहब। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और देखते हैं उनका कौन सा स्टॉक है बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु भाई का स्टॉक ही रडार पे आया है, 423 रुपए 423 रुपए 50 पैसे अभी स्टॉक का भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक में बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। कल का और पिछले 4 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। प्राज इंडस्ट्रीज में मेरे को लगता है कि यहाँ से आने वाले 2-5 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 438 रुपए से लेके 445 रुपए तक के लेवल प्राज इंडस्ट्रीज में जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। 438 का पहला टारगेट, 445 का दूसरा टारगेट। प्राज इंडस्ट्रीज में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 411 रुपए 413 रुपए के पास है। तो 411 का स्टॉप लॉस लगा के प्राज इंडस्ट्रीज में यहाँ पे खरीदारी करें। 438 रुपए से लेके 445 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में स्टॉक पे देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज, बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर भी आपको दिखेगा। आइए SRF, इसके नतीजों का है इंतजार। बाजार काफ़ी एक्टिवली स्टॉक को ट्रैक भी करता है, पूरे केमिकल सेक्टर की हेल्थ के लिए भी ग्लोबल बड़ा एक्सपोजर है इनका। कैसे रहेंगे नतीजे, आशीष हैं तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। दीपांशु बढ़िया नतीजा आएंगे। इनफैक्ट हम काफ़ी तिमाहियों से देख भी रहे हैं कि SRF जो अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाता है और इस बार भी देखिए 23% से बढ़कर 25% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन। दरअसल अगर आप देखें तो इनका पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट है, स्पेशलिटी केमिकल्स है और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, तीनों ही जो मेजर सेगमेंट्स हैं इसमें प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो 33% का इजाफा यहाँ पर है। कामकाजी मुनाफे में करीब 40-45% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है।
यानी 654 करोड़ से बढ़कर 933 करोड़ रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिन सबसे ज़्यादा अहम है, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, केमिकल कंपनीज, इनके मार्जिन मिस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करीब करीब 2% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और मुनाफे में भी देखिए दमदार ग्रोथ है, 51% की बढ़त नजर आएगी, यानी 382 करोड़ से सीधा बढ़कर 577 करोड़ हो जाएगा कंपनी का मुनाफा। हर लिहाज से बढ़िया नतीजे आएंगे। ओके, तो बढ़िया नतीजे आएंगे। स्टॉक दोनों तरफ के मूव्स दिखा चुका है। नतीजों से पहले हमने देखा कुछ दिन बड़ी मूव आई थी, कल आई थिंक एक बड़ा करेक्शन भी आया था, आज एकदम सपाट है। मुद्दे जी, एक बार जरा एसआरएफ के चार्ट पर नजर डालें सर। कंसोलिडेशन में ही है ये स्टॉक और 2490 जब तक होल्ड करता है हार्ड डिप में बाय करके चलेंगे। ओवरऑल एक रेंज में है, लोअर साइड में 2490 और हायर साइड में करीब बात करें तो 2670। इस रेंज में ये काउंटर पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। रेंज के लोअर बैंड के पास ये काउंटर आता है तो डेफिनेटली एक बार बाय करेंगे। ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का। बाउंस बैक में फिर एक बार ये 2600-2640 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ओके, तो देखते हैं नतीजों के बाद क्या वो अपसाइड ट्रिगर बनता है कि नहीं। एसआरएफ इस पर रहेगी नजर, 2550 पर एकदम सपाट इस समय ट्रेड करता हुआ। बट 2:45 बज चुके हैं, वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। थोड़ा रोटेशन, रेंज बाउंड बाजार, बट ग्लोबल क्यूज को नकारता हुआ एकदम, और बैंक्स में बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है सर। बताएं आपका बाजार पर नजरिया, आपके अपडेट्स भी सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल दीपांशु, तो मार्केट तो इज टेकिंग लेस कॉग्निसेंस ऑफ दिस एंड ग्लोबली भी मुझे लगता है एक आध दिन में मार्केट सेटल हो जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट विल बी दी 8 नवंबर Senate midterm, where I think if नहीं, most probably if the Republicans will, you may see a global rally which I cannot describe, very very strong। और मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है अच्छे शेयरों में एक्यूमुलेट करने की। सुबह का अपडेट दे दूं, IRCTC 740-42 वाला 752 बिक गया। AB कैपिटल जो मैं 15-16 में कहा था 121 हो गया। IDFC फर्स्ट 57.5 हाई हो गया। दोपहर को नेहा को L&T फाइनेंस दिया था, वो भी आज 83.5 हो गया, 81-82 वाला। और दूसरा मेरा टॉप पिक है इंडसइंड बैंक, क्योंकि अगर जिस तरह के नंबर टेक M&M फाइनेंस और बाकी ऑटो लेंडर से आ रहे हैं, द बिगेस्ट लेंडर इन ऑटो इज इंडसइंड बैंक। इसका भाव 1250 रुपए मुझे दिखता है। एक्यूमुलेट कीजिए द बेस्ट बैंक। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब, प्लीज बताएं सर। तो देखिए, मुझे टेक महिंद्रा के नंबर बहुत पसंद थे और मुझे लगता है टेक महिंद्रा विल बी अ वेरी वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले टू द रिसर्जेंस ऑफ टेलीकॉम एज अ वेरी बिग प्ले। और 1035-36 में इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, फ्यूचर डिस्काउंट पे है। 36-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1015, 1075 का टारगेट मुझे 2 दिन में दिखता है इन टेक महिंद्रा। दैट वुड बी माय टॉप पिक। द अदर पिक अगेन लाइक आई सेड वुड बी कैनफिन होम्स। मुझे लगता है द शिफ्ट ऑफ मनी इनटू कैनफिन होम्स इज इनएविटेबल। और दूसरा, इसका जो इनकी जो गाइडेंस थी दैट द सेकंड हाफ विल सी डबल द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट। तो 516-17 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 503, टारगेट ऑफ 550 विच कैन कम वेरी वेरी फास्ट इन कैनफिन होम्स। ओके, तो 2 कॉल्स हैं भसीन साहब की तरफ से। एक जो आज का चहीता सेक्टर है फाइनेंशियल्स, कैनफिन होम्स खरीदारी करिए करंट लेवल्स पर, थोड़े डिप पर 550 के बड़े टारगेट्स के लिए 503 का स्टॉप लॉस। और टेक महिंद्रा आज अच्छा खासा कॉग्निजेंट के नंबर्स के बाद डिप भी मिला है इस पर, यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस, 1075 का टारगेट। ये है आपके लिए भसीन साहब की 2 बेहतरीन पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, कल सुबह आपसे फिर से करेंगे मुलाकात सर। भसीन के हसीन शेयर्स, कैनफिन होम्स और टेक महिंद्रा। बीकाजी फूड्स पहला दिन है आईपीओ, अब तक 40% भरता हुआ आपको दिख रहा है। देखते हैं कैसा रहेगा सब्सक्रिप्शन। वैसे अनिल जी ने आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने की दी है सलाह। एक स्पेस जहां पर आपको इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है वो है सारे के सारे सीमेंट काउंटर्स। हम देख रहे हैं नतीजों से पहले सीमेंट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था। एसीसी अंबुजा तो ऑफकोर्स अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे, बट अल्ट्राटेक में बड़ी रैली आई थी। इंडिया सीमेंट स्टार परफॉर्मर बना हुआ था बाजार का। बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स में तेजी आई, बट एक एक करके जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं नंबर्स में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग एक्शन रहा है और उसके बाद स्टॉक्स पर भी करेक्शन आते हुए दिख रहा है। तो क्यों नंबर्स पर रही है परेशानी, स्टॉक्स का एक्शन कैसा रहा है, आगे का टाइमलाइन, आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये एक बार जरा समझा जाए अरमान के साथ। अरमान बताइए अब क्या चल रहा है सीमेंट में। सारी नंबर्स हमने दालमिया भारत में भी यही देखा, डिसअपॉइंटिंग रहे हैं इनके। बिल्कुल।
और ये हमने जब सेशन चालू हुआ था उसके पहले भी हमने एक लिंक किया था, जब हमने बताया था कि इनके मार्जिन्स में दबाव आपको दिखेगा और उसका मुख्य कारण वही होगा कि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट होगा। अब जैसे इनके नतीजे आए, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अगर आप Q2 में अगर आप देखेंगे सारी सीमेंट कंपनियों के मार्जिन्स में बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। अब बड़ा कट आ रहा है दो रीजन की वजह से। एक तो कि Q2 में वैसे भी डिमांड कम ही रहता है मॉनसून सीजन की वजह से, पर इस बार डिमांड काफी कम था, उसके चलते जो भाव मिल रहा था उनको जो सीमेंट बेचने पर वो भी बहुत कम मिल रहा था। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये हुआ कि जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसको वो पूरा रियलाइजेशन मतलब उससे जो उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी थी वो आगे पास ऑन नहीं कर पाए। इस कारण आपको मार्जिन्स में सभी सीमेंट कंपनियों में आपको दिखेगा बड़ा कट आता हुआ दिखा। श्री सीमेंट, आप टेबल जस्ट आपके सामने भी आ जाएगी अभी। श्री सीमेंट की बात कर लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट देख लीजिए, अंबुजा सीमेंट देख लीजिए, एसीसी या दालमिया भारत, सभी कंपनियों को अगर आप देखेंगे जैसे श्री सीमेंट 32.5% से घटकर 19.6%, मतलब ये 19.6% से बढ़कर 32.5%, ये पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अपनी आय का कितना प्रतिशत है वो उस हिसाब से देखेंगे तो आप कितनी बढ़कर आई है। पहले 21% था एसीसी में, वो बढ़कर 33% हो गया। दालमिया भारत में वो सिर्फ 20% था, वो बढ़ के 30% हो गया। इस कारण क्या हुआ कि इनके मार्जिन्स में तो काफी कटौती आ गई। अब आने वाला समय में क्या है, अगर आप इन सारी कंपनीज की प्रेस रिलीज देखेंगे, अर्निंग्स कॉल देखेंगे तो एक चीज और क्लियर कट हमें समझ में आ रही है कि सारी कंपनियां ये बोल रही है कि ये जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट का जो पीक था वो हो चुका है और अब से आने वाले समय में धीरे धीरे अब जो है हमारा मार्जिन्स में आपको एक्सपेंशन दिखेगा क्योंकि ये पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अब पीक आउट हो चुकी है। उसी के साथ साथ अब ब्रोकरेजेस ने भी इसमें जो ब्रोकरेजेस का भी जो इनका है विश्वास इसमें बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे तो गोल्डमैन ने यहाँ पर टारगेट 7,230 से बढ़ाकर 7,570 कर दिया। वहीं क्रेडिट स्विस ने अंबुजा सीमेंट में टारगेट 335 से बढ़ाकर 470 कर दिया। वहीं सिटी ने टारगेट बढ़ाकर, सिटी ने एसीसी में टारगेट बढ़ाकर 2,460 से बढ़ाकर 2,2900 कर दिया। ओवरऑल जो वर्स्ट पावर एंड फ्यूल कॉस्ट था वो पिक आउट हो चुका है, इसलिए मार्जिन्स काफी कम आए। अब जो डिमांड भी इंप्रूवमेंट हो रहा है और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट होने का अनुमान है। तो एक तो मार्जिन्स यहाँ से नहीं गिरेंगे, यस, और अब जो है मार्जिन्स ऊपर ही जाएंगे, यस, सारी सेल्स तो इनकी अच्छी हो ही रही है। अब डिमांड भी पीक आता जा रहा है, धीरे धीरे पिकअप आता जा रहा है। पहले यही दिक्कत थी कि जब डिमांड नहीं थी तो कि वो आगे भाव भी नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो अब भाव भी बढ़ा पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो हमारी पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो भी अब यहाँ से कम होती जा रही है, तो दोनों जगह से इनको फायदा हो सकता है, इसलिए मार्जिन तो जो कामकाजी तौर पर दबाव बना था अब वो नहीं बना, अब वो नहीं दम रहा है। अब आने वाले समय में आप Q3 या Q4 देखेंगे, यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। जैन साहब, सही वक्त है फिर ये सीमेंट स्टॉक्स खरीदने का नतीजों के बाद जो करेक्ट हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पिछले अगर 10-15 दिनों में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर के ऊपर बात किया हो तो वो सीमेंट सेक्टर ही था, और एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स दिए। कल भी श्री दिग्विजय सीमेंट दिया था, या पहले हेडलबर्ग दिया था, स्टार्ट सीमेंट में देते ही आ रहा हूँ, फिर एसीसी और अंबुजा और अडानी, ये 3 एसेस हो गए अभी सीमेंट सेक्टर के। तो सर्टनली देखिए अडानी ग्रुप के आने से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, जो दूसरे बड़े प्लेयर्स है वहां पे थोड़ा तो देखिए कहीं ना कहीं आएगा, और प्लस मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन भी बहुत सारे होंगे, एक्विजिशंस और भी अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल जो अरमान जी कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि अब जितना होना था बुरा हो गया, और अगर आप एसीसी के रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो ओपीएम वाज 0%, मतलब जितना टॉप लाइन था उतना ही एक्सपेंसेस था, और लॉस में कंपनी थी करीब 87 करोड़ के लगभग क्वार्टरली। तो जितना बुरा होना था डिस्काउंटेड है, और अब आगे आने वाले दिनों में जो जनरली 20-22% के लगभग इनका एक कॉस्ट रहता है जो 30 तक गया, मुझे लगता है ये धीरे धीरे नीचे आएगा और इन लाइन आएगा। बिल्कुल सीमेंट स्टॉक्स में तेजी बनेगी, और मुझे तो एसीसी का चार्ट्स या अंबुजा के चार्ट्स देखते हैं तो गजब की तेजी लग रही है, और प्लस मार्केट्स भी देखें तो वहां पे अब ये लोग रेट्स अब धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टार्ट सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, अंबुजा, एसीसी बड़ों में, इवन अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ, निफ्टी के बाहर निकला, फिर भी वापस से रेजिलियंस दिखा रहा है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द सेगमेंट। मैंने थोड़ी देर पहले भी जब रियल एस्टेट की बात की थी तो मैंने सीमेंट सेक्टर के बारे में जिक्र किया था, और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पुश है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी यही सेक्टर रहेगा। सो आई फील कि बिल्कुल अच्छे लेवल्स है, करेक्टेड लेवल्स है, डाउनसाइड कम लगती है, और मिड कैप स्मॉल सीमेंट कंपनीज तो बहुत बढ़िया लगते हैं, तो इन सब पे दाव लगाना चाहिए। एंड डिस्क्लेमर अगेन, हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। बिल्कुल, तो जैन साहब तो कई समय से बुलिश हैं और अभी भी बुलिश व्यू है सीमेंट का, और जैसा अरमान भी कह रहे थे आगे डिमांड भी अच्छी है, वहां पर तो फायदा मिलेगा ही, मार्जिन्स और एबिटा मुनाफे में भी आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। सीमेंट स्टॉक्स रेडार पर रखिए। रेडार पर है नितिन जी की कॉल्स, क्योंकि वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका।
स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या कर रहे हैं बाजार में इस समय? ये सर स्पॉट लेवल यहाँ पे 18,040 के आसपास है और हम लोग 18,050 की पुट ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 18 रुपए है और इसका स्टॉप लॉस भी रखना है और स्टॉप लॉस आपका होगा 8 रुपए का, यानी आप 18 में ले रहे हैं, 8 का स्टॉप लॉस हो गया, यानी 10 रुपए का मैक्सिमम रिस्क है, यानी 500 रुपए पर लॉट का रिस्क हो गया। अब ये ट्रेड लेने के पीछे रीजन ये है कि 18,050 में हम लोग देख रहे हैं कि आज करीब 95 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, वहाँ पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, टोटल ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है जो यहाँ से केवल 10-12 पॉइंट ऊपर है। इसलिए हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो के ख्याल से हम ये पुट ऑप्शन ले रहे हैं और फिर इसके टारगेट आपके करीब 40 रुपए के हो सकते हैं, यानी हम 9 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और करीब 20-22 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। तो 21-22 के टारगेट भी मिल सकते हैं। एक्सपायरी किस लेवल पर देख रहे हैं नितिन जी, वीकली एक्सपायरी? देखिए एक्सपायरी लग रही है 18,050 से 18,000 के बीच में होनी चाहिए, यानी रेंज बाउंड एक्सपायरी होनी चाहिए, बट अभी हम लोग 18,040 के आसपास है, इसलिए मैंने पुट लिया क्योंकि हम लोग अपर बैंड में हैं और लोअर बैंड सपोर्ट का 18,000 है जहाँ पे करीब 1 करोड़ 90 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और 1 करोड़ आज ही ऐड हुआ है। तो एक्सपायरी की रेंज जो बन रही है वो 18,050 से 18,000 बन रही है, छोटी रेंज है, बट पुट लेने का रीजन ये है कि हम अपर बैंड पे हैं, इसलिए रेसिस्टेंस पे हमने पुट लिया है। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर कोई राय? देखिए बैंक निफ्टी में भी काफी रेंज बाउंड एक्सपायरी लग रही है और ये लग रहा है कि 41,300 से प्लस माइनस हो सकता है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे ही हो एक्सपायरी, और अगर थोड़ा सा जैसे रेसिस्टेंस है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार हो सकता है 41,400 की तरफ आ जाए, 41,470 के आसपास फ्यूचर है, तो एक्सपायरी 41,400 380 इस तरफ आ सकती है। 41,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स के हिसाब से, और कॉल राइटिंग 400-500 इन लेवल में काफी स्ट्रांग हो रखी है, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे में एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है और वो निफ्टी में करीब 40 पॉइंट की हो सकती है, बैंक निफ्टी में 70-80-100 पॉइंट की हो सकती है। ओके, तो हल्की गिरावट आएगी, इसलिए नितिन जी कह रहे हैं क्विकली ये पुट खरीद लीजिए और 18,000 के आसपास आई तो मुनाफा भी वहां पर बुक कर लीजिए और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा आपको वैसा ही एक्शन बनते हुए दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआरएफ अभी इसके नतीजों की हम बात कर ही रहे थे और आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर नतीजे। परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 382 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 480 करोड़ का आते हुए दिखा है। हालांकि हमारा अनुमान 577 करोड़ का था, तो अच्छे नतीजे आए हैं बट उतने अच्छे नहीं आए जितना हमने अनुमान लगाया था। आय 3,728 करोड़ की आपको आती देखिए, 3,770 करोड़ का अनुमान लगाया था, तो आय ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अनुमान मुताबिक आई। अच्छी बात है कि जो पिछले टाइम का था वहां से तो बढ़कर ही आई। कामकाजी मुनाफा भी 675 करोड़ से बढ़कर 770 करोड़ का है, तो कामकाजी तौर पर भी देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी ही रही है जहां तक एसआरएफ का सवाल है। थोड़ा अनुमान से कम है, हल्का फुल्का ही सही। मार्जिन्स ये इंपॉर्टेंट है एसआरएफ के लिए, मार्जिन्स इनके आए हैं 20.6% वर्सेस 23.7%, तो थोड़ा मार्जिन्स में आपने गिरावट देखी है। 31% आय बढ़ी है, ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफा 14% बढ़ा है, मार्जिन्स थोड़े घटकर आए हैं ओवरऑल बेसिस पर एसआरएफ के लिए। अभी हम बात भी कर रहे थे, एक बार कुणाल जी आपसे भी राय लेना चाहूंगा। एसआरएफ थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं नतीजे, थोड़े मार्जिन्स कम है बट अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक दिख रही है, हल्का सा मुनाफा भी अनुमान से कमजोर सर। देखिए चार्ट पर भी कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है दीपांशु, तो कोई क्लियर मोमेंटम बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 2500 रुपए के नीचे जाएगा, 2500 पर बड़ा भारी सपोर्ट है और ऊपर मुझे लगता है कि 2650 जो कि हाल का स्विंग हाई है ये एक रेजिस्टेंस है, तो 150 पॉइंट के बैंड में मुझे लगता है कि स्टॉक वक्त बिता सकता है। नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय रहेगी। 2650 का लेवल पार हुआ तो स्टॉक दोबारा से 2800 की तरफ बढ़ेगा, तो फिलहाल मुझे लगता है 2500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना सही रणनीति होगी। ओके, तो 2500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना सही रणनीति रहेगी। रखते हैं हम नजर एसआरएफ इस पर है एक्शन। आइए मुदित जी के साथ एक कॉल लेते हैं उनकी, बिगुल मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है और ये स्टॉक हमारा पिक ऑफ द सीरीज भी था। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेन्यूल्स की। ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 379.50 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं।
388 पहला टारगेट होगा, 392 दूसरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 375 का। डेली चार्ट्स पर बात करें तो एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ हर दिन इस काउंटर में बाइंग देखने को मिलती है। 388, 392 ये कल तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो नवंबर सीरीज का टारगेट है 410 का, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, वो टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करके चलेंगे। 388, 392 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 375 का। ओके, तो ग्रेन्यूल्स इस पर है मोदी जी की खरीदारी की राय। ये काउंटर भी आपको अच्छे मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है 388 और 392 के टारगेट्स के लिए। कोरोमंडल, अभी इसकी भी बात चली रही थी, इसके भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और मुनाफा 519 करोड़ से बढ़कर 741 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 692 करोड़ का था, तो अनुमान से तो बेहतर आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है। फर्स्ट कट मुनाफा अनुमान से बेहतर है जहां तक कोरोमंडल का सवाल है। देखते हैं इस पर आय का आंकड़ा कैसा रहा है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल टॉप लाइन में भी जैसा आशीष बता रहे थे, हम अच्छी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे थे, बट अनुमान से बेहतर आपका मुनाफा आते हुए दिख रहा है कोरोमंडल के लिए। ये बहुत ही बढ़िया बात है, इस काउंटर के लिए आपको दिखेगी। आय 6,150 करोड़ से बढ़कर 10,113 करोड़ की आपको आय भी आती हुई दिख रही है, तो अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी जहां तक कोरोमंडल का सवाल है। पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो कंपनी ने अच्छी ही ग्रोथ आपको दिखाई है, स्पेशली आय के नंबर पर तो बढ़िया बढ़त है। लगभग 4,000 करोड़ आय इनकी बढ़कर आती हुई दिख रही है और मुनाफा भी शानदार आपको ग्रोथ दिखा रहा है। कोरोमंडल, हालांकि स्टॉक हल्के से दबाव में इस समय आपको दिखेगा, बट नंबर्स यहाँ पर आपको अच्छे दिख रहे हैं। एक बार कुणाल जी कोरोमंडल का भी चार्ट देख लें। अभी इसकी बात वैसे चली रही थी जैन साहब के साथ भी, चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें सर। देखिए, एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आज के इंट्राडे ट्रेड में देखने को मिल रही दीपांशु, और यही जो स्तर हैं 960 रुपए के आसपास, यही बड़ा सपोर्ट हासिल है स्टॉक को। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स होल्ड करेंगे, और अगर आज स्टॉक 960 के ऊपर बंद होता है तो 1000 का एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रांग लगता है और 950 960 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 1000 तक का एक पुल बैक स्टॉक में बिल्कुल अपेक्षित है। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल जहां पर रखनी है आपको नज़र। अनुमान से बेहतर ही नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं एसआरएफ के नतीजों में जहां पर आपको करना है फोकस, और ये बाकी पूरे सेक्टर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो जो इनके एडजस्टेड मार्जिन्स आए हैं और एडजस्टेड एबिटा है, वो ध्यान रखिए। एडजस्टेड एबिटा 654 करोड़ से बढ़कर 805 करोड़ का आया है, और जो इनके मार्जिन्स हैं एडजस्टेड मार्जिन्स वो 23% से घटकर 22% के हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट है। एडजस्टेड अगर आप मार्जिन देखेंगे तो उतने खराब नहीं दिख रहे हैं। एडजस्टेड एबिटा तो ऑफकोर्स मार्जिन अनुमान से बेहतर ही आपको आते हुए दिखा है, इस पर रखिए नज़र। बट इनके 1-2 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं। पैकेजिंग बिजनेस यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बना है। पैकेजिंग बिजनेस के मार्जिन 16.7% से घटकर 7.6% के आए हैं, ये फ़र्क पड़ रहा है। केमिकल बिजनेस ने अच्छा करा है, पैकेजिंग बिजनेस थोड़ा डैमेजिंग रहा है इसके लिए, इस पर आपको रखनी नज़र। तो जो हाईलाइट हमने पहले भी किया था कि पैकेजिंग कंपनीज के लिए अच्छा समय चल रहा था पिछले 1-1.5 साल का, वो अब थोड़ा खत्म होते हुए दिख रहा है, और ये एसआरएफ के नंबर्स में क्लियरली विजिबल भी है। एक बार पॉलीप्लेक्स का भी चार्ट पुल अप करते हैं। पैकेजिंग कारोबार एसआरएफ का डिसअपॉइंटिंग रहा है। पॉलीप्लेक्स इस समय क्या कर रहा है ट्रेड में, ये एक बार देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वो काउंटर इंपॉर्टेंट है। एसआरएफ के केमिकल बिजनेस ने तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, वहाँ पर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पैकेजिंग बिजनेस से आपने थोड़ी परफॉर्मेंस आती देखिए। पॉलीप्लेक्स इस समय ज़्यादा ट्रेड में रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट नज़र रखिए कुछ फैक्टर्स हैं एसआरएफ के नतीजों में जो हाईलाइट करने के लिए वर्दी हैं। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, तो देखिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक में अगर देखें तो वहां पे हमें लगता है कि डॉक्टर रेड्डी ये एक स्टॉक है कि जो अपने अपवर्ड ब्रेकआउट के काफी नजदीक कंसोलिडेट कर रहा है। काफी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, लेकिन अगर इसके ऑसिलेटर्स देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक अच्छे ब्रेकआउट में जा सकता है। अभी 4,590 के करीब है। अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो जो टारगेट समझ में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4,700 के करीब के, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा अराउंड 4,550 के करीब। पहले 4,550 के करीब का स्टॉप लॉस रखें, डॉक्टर रेड्डी को लॉन्ग करें। 4,700 शायद 4,750 के भी लेवल्स दिखा सकता है।
ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर रखनी है नज़र, और ये काउंटर हिमांशु जी के भी रेडार पर है। तो डॉक्टर रेड्डीज कंसेंसस व्यू बन रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर। आइए, वोडाफोन आइडिया, लंबे समय से इसकी बात नहीं हुई है। बंसल जी, आप चार्ट पुलअप कर ले सर, आ रहा हूँ मैं आपके पास वोडाफोन आइडिया पर बात करने के लिए। स्टॉक ने वैसे कुछ ज़्यादा एक्शन भी नहीं दिखाया पिछले कुछ महीनों से, एक बहुत ही छोटी रेंज में अटका हुआ है। नंबर्स कैसे रहेंगे और बाकी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उस पर भी हमारा फोकस है। आज तो बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं दिखा रहा है, हालांकि वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए वोडाफोन कैसे रहेंगे नंबर्स? दीप, वॉल्यूम्स ही हाई हैं क्योंकि नंबर्स भी अनचेंज ही लग रहे हैं। कुछ नहीं परफॉर्मेंस नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव कहीं भी नहीं है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बहुत मिनिमल सा, इनफैक्ट रेवेन्यू भी 1% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। एक्सपेक्टेड है कि 80 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ रहने वाली है। 10,500 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू दर्ज कर सकती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 41.6% के मुकाबले 41.4% रहने वाला है। तो मार्जिन्स पर भी ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी रहने वाली है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है। एंड घाटा भी कंपनी का 7300 करोड़ रुपए से घटकर 7,000 करोड़, यानी कि 300 करोड़ का घाटे में कमी आपको आती हुई नजर आ सकती है। स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं जो हमें इनकी कमेंट्री में इनके नंबर्स के बाद आती हुई दिखेगी, उस पर फोकस करना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो कंपनी के आरपू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 2 से 2.5% की तेज़ी होगी, वहाँ पे 131 ये आंकड़ा कंपनी के आरपू का आ सकता है। बट लार्जली जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो कंपनी का फंड रेजिंग प्लान्स हैं लगातार टलता हुआ जा रहा है, सब्सक्राइबर्स काउंट कम हो रहे हैं। इस तिमाही में भी लगभग 3.5 मिलियन नेट सब्सक्राइबर्स ये लूज आउट करते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली यही देखना है कि आगे फंड रेजिंग प्लान इनका क्या रहता है, क्योंकि यहाँ से अगर फंड रेजिंग होती है तो डेफिनेटली 5G के लिए इनको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बट अभी भी जिस तरह की प्राइसिंग है, आपको पता ही है कि सरकार, इनफैक्ट इंडस टावर ने भी थोड़े दिन पहले ये कहा था कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के भाव अगर 10 रुपये नहीं रहते हैं एट पार वैल्यू, तो उसका इक्विटी कन्वर्जन सरकार की तरफ से होना डिफिकल्ट है। एयरटेल के आरपू कितने? एयरटेल के आरपू इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 190 के आसपास, 190 और इसके 131 बड़ा डिस्टेंस कवर करना है वोडाफोन आइडिया को। चलिए देखते हैं क्या आएगा, और जैसे उन्हें लगातार हमारे इंतजार रहता है फंड रेजिंग को लेकर। सरकार और बाकी कमेंटेटर्स की तरफ से भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें सुनने में आई हैं। बंसल जी, वोडाफोन लंबे समय बाद डिस्कशन हो रहा है सर। देखिए दिव्यांशु, एक चीज बोलना चाहूंगा जो भी गुप्ता जी ने बोला। देखिए, वो जो इंडस टावर की जो रिपोर्ट थी उसका तो खंडन कर दिया है आइडिया ने कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बट अब सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि भैया तुम पैसा डालो। ये नहीं है कि 16,000 करोड़ रुपए जो डेट है वो सरकार इक्विटी में कन्वर्ट करेगी और बिगेस्ट शेयर होल्डर बनेगी। गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया है कि भैया आप बराबर के पार्टनर हो, यहाँ पर फंडिंग लेके आओ। दीपांशु, टेक्निकली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडवेंचर किया जाए। और दिक्कत ऐसे स्टॉक्स में होती है कि मार्केट की रैली में जिन स्टॉक्स में कोई सेटअप नहीं बन रहा होता उसमें आदमी ले लेता है, और जब मार्केट का स्ट्रक्चर खराब होता है, सेल ऑफ होता है, तो ऐसे स्टॉक गिरते हैं। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ बिल्कुल दूर रहने की राय है, खरीदे नहीं। जब सेटअप होगा तो दीपांशु थोड़ा महंगा लेंगे, बट एज ऑफ नाउ वोडाफोन को टेक्निकली अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो चार्ट्स पर तो क्लियर अवॉइड सिग्नल आ रहा है वोडाफोन के लिए। ये है बंसल जी की सलाह। कल आएंगे नंबर्स, माफ कीजिए आज ही आएंगे नंबर्स, देखते हैं कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 539 रुपीज 10 पैसा अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मैरिको। एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बिल्डअप अभी स्टार्ट हुआ है। मैरिको का कैंडल बहुत स्ट्रांग है। मैरिको के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 529 इसके अंदर नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा। 529 के स्टॉप लॉस से मैरिको में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में 550 रुपए 555 रुपए तक के लेवल मैरिको में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो मैरिको में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 550 555 के टारगेट के लिए ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। मैरिको का 545 वाला कॉल 11 रुपए 30 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक के टारगेट मैरिको के 545 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 550 रुपए से लेके 555 रुपए तक के टारगेट
2-3 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें मैरिको। बिल्कुल, मैरिको है फोकस में। और आइए, आपने मैरिको की बात करी है तो सुमित जी नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। मैरिको क्या है बाजार का अनुमान? नुपुर, कल आएंगे नतीजे, बताएं क्या है एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल, जब कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट दिया था तो उसमें कहा था कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो काफ़ी म्यूटेड सेट ऑफ परफॉर्मेंस आने वाली है कंपनी की तरफ से। जो कंपनी की आय है वो 3% से इस बार बढ़कर आती दिखेगी, 2500 करोड़ के आसपास की आय होगी। जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 445 करोड़ के आसपास आता दिखेगा, 5% का जंप एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे। और जो मार्जिन होंगे वो करीबन 18% के आसपास रहेंगे। मुनाफे की बात करें तो वो 320 करोड़ के आसपास आ सकता है। वॉल्यूम्स पे कंपनी ने कहा था कि सिंगल डिजिट की एक्सपेक्टेशन है, तो उसी हिसाब से घरेलू वॉल्यूम 7 से 8% की ग्रोथ वहाँ पे आ सकती है। पैराशूट की बात करें तो इस बार पिछले क्वार्टर में नेगेटिव थी वॉल्यूम ग्रोथ, इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 8% की वॉल्यूम ग्रोथ आती दिखेगी। जो दूसरे कमोडिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है कंपनी के, वहाँ भी 2 से 3% की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार आती दिखेगी। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि रूरल में डिमांड कमजोर है, लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर्स में वहाँ इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे अगर कोई भी कमेंट्री आती है और मार्जिन को लेकर, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। ओके, तो मार्जिन्स यही एक बॉटम लाइन बनी हुई है इस तिमाही परफॉर्मेंस जज करने की। सेल्स वॉल्यूम सब ठीक है, मार्जिन्स की परफॉर्मेंस मैरिको के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे चार्ट पर अच्छा लग रहा है, अभी सुमित जी की तरफ से आपके लिए कॉल भी आते हुए दिखा है, तो देखेंगे कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। एक कैश स्टॉक है जिसमें बढ़िया मूव आ रहा है और वो है राइट्स। ज़बरदस्त एक्शन में, इनफैक्ट पूरा रेलवे काउंटर से हम देख रहे हैं अच्छे एक्शन में। राइट्स हो गया, IRCTC हो गया, इरकॉन हो गया, RVNL हो गया, रेलटेल हो गया, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे हैं। राइट्स पर अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अच्छी मूव आती दिखी थी, 8-8.5% ऊपर राइट्स का काउंटर भी आपको दिख रहा है। चार्ट्स पर ज़रा राय ली जाए। हिमांशु जी ज़रा देखें सर, राइट्स का चार्ट आज 8.5% का उछाल, और आई थिंक अक्टूबर के महीने में ही ज़बरदस्त तेज़ी में रहा है ये काउंटर। बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये हूबहू वैसा ही चार्ट है जैसा कल मैज़ेगॉन डॉक में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था। वहां पर भी इसी तरह का एक ब्रेकआउट कल देखने को मिला था। वीकली चार्ट्स पर एक पिन इन्फॉर्मेशन में से वहां स्टॉक निकला था और हूबहू उसी तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 395 से 400 रुपए के बीच में फ्रेश एंट्री के बहुत अच्छी मौका है। 380 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 10 से 15% तक का मूव अभी भी अपसाइड में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो जिनके पास स्टॉक में होल्डिंग है, बिल्कुल बने रहे। फ्रेश खरीदारी के लिए 395-400 रुपए के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। 380 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स। बने रहिए इस काउंटर पर। रेलवे स्टॉक्स जबरदस्त मोमेंटम में है और राइट्स ये काउंटर आपको मूव अच्छी दिखा रहा है। जैन साहब, कोई रेलवे स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? सारे के सारे बढ़िया तेजी में है सर। आप टीटागढ़ कर्नेक्स देख लीजिए, राइट्स, RVNL, इरकॉन, IRCTC देख लीजिए, KC इंटरनेशनल भी थोड़े समय पहले मूव कर रहा था। चल क्या रहा है सर इस स्पेस में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, बहुत पिटे हुए भी थे और बहुत मतलब अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और राइट्स ने तो गजब के दिखाए। और इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जब भी अगर बात करी जाती है रेलवे स्टॉक्स में, तो राइट्स की खास बात ये देखिए, ये एक्सपोर्ट आर्म है, मतलब रेलवेज का, और एक्सपोर्ट्स में भी करेंसी भी जब कमजोर हो रही है तो इनको वैसे ही फायदा मिलने वाला है। और कंसल्टेंसी वाली कंपनी है और इसको प्रोडक्ट वाला P मल्टीपल मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और भी जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बढ़िया करना चाहिए। अच्छा डिविडेंड यील्ड, अच्छा ग्रोथ, अच्छे, मतलब जस्ट बिकॉज PSU इसलिए ये इतने सस्ते चलते हैं, तो वन शुड ग्रैब इट। और जिस तरीके से देखिए सरकार भी फोकस्ड है, और रेलवेज के ऊपर तो देखिए काफी फोकस रहती है, और बजट का समय आ रहा है। पहले तो रेलवे बजट होता था, अब तो चलिए एक पार्ट रहता है। तो आई फील कि RVNL है, IRFC है, या नॉट IRCTC, मतलब आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे थोड़ा वैल्यूएशंस वहां महंगे लगते हैं। इरकॉन जो कि चल ही नहीं रहा था, वो अब अच्छा खासा चलने लग गया। सो आई फील कि वन शुड सर्टेनली फोकस ऑन रेलवे स्टॉक्स और वैगन्स और ये सब की भी जो कंपनियां हैं। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर में कोई रेलवेज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती हैं कंपनियां, बट यस, KC इंटरनेशनल आपने भी फ्लैश किया, वन कैन एक्सप्लोर दैट। सो ओवरऑल आई एम बुलिश, बट राइट्स में अब एक बार अब नीचे आने पे ही खरीदिए, क्योंकि इतना बड़ा मूव जैसा कि आपने कहा अक्टूबर महीने में ही दे दिया, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी इरकॉन है, RVNL है, इन पे फोकस कर सकते हैं। इरकॉन है, RVNL है, राइट्स है, जैसे जैन साहब कह रहे हैं, बढ़िया मूव यहाँ से आ सकती है। PE एक्सपेंशन भी आप इस पर देख सकते हैं। नजर रखिए, बढ़िया एक्शन में सारे के सारे रेलवे काउंटर्स आ रहे हैं। एक नई थीम बन गई, डिफेंस स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एग्रो केमिकल पर हमारी नज़र थी,
एक नई थीम अब बाजार में बन गई। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, मिड कैप पीएसयूज अच्छे एक्शन में थे, अब आपको रेलवे स्टॉक्स पर रखनी है नजर। अनिल जी भी पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। आइए एक बार सोने के दाम जरा पुल अप करते हैं। वहां पर हम देख रहे हैं बाजार में भारी गिरावट आ रही है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, जिसका आप एक्शन देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 1% बढ़ा है, 2% आज बढ़ा है, 113 के लेवल पर डॉलर इंडेक्स आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी कमोडिटीज पर भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। गोल्ड काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें आती हुई दिख रही है। 500 रुपये की गिरावट भारतीय प्राइसेस में आपको दिख रही है। वापस 50,000 के नीचे जाने के लिए सोना तैयार हो रहा है। और सिल्वर में आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज़ में आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। तो सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में टूट रहा है और अमेरिका की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसको भी एक बार पुल अप करते हैं, वो भी आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो थोड़ा इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आपको आते दिख रहे हैं। 4.2% पर आ गई अमेरिका की बॉन्ड यील्ड इस समय। आई गोल्ड की बात निकली है तो एक बार टाइटन की भी बात कर ली जाए, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले हैं। स्टॉक पर तो बड़ा एक्शन रहा है। फेस्टिव सीजन और फेस्टिव सेल्स भी हमने सुना है बड़ी अच्छी रही हैं। उससे पहले की तिमाही के ऑफकोर्स ये नतीजे हैं। नुपुर बताइए, टाइटन प्री फेस्टिव बाइंग या कुछ उसका इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पर? कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? एक्चुअली प्री फेस्टिव बाइंग में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहेगा और फेस्टिव बाइंग में तो एक्सपेक्टेशन है कि बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जब कंपनी का Q2 का बिजनेस अपडेट आया था वहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ने कहा था कि उनकी जो सेल्स है वो 18% से बढ़ चुकी है स्टैंड अलोन लेवल पे। लेकिन जो एस्टिमेट्स हमने कंसोल पे बनाए जहाँ पे उनका ऑनलाइन बिजनेस भी आता है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 16% से इस बार कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यूज है वो बढ़कर आएंगे, 8,680 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। और जो मार्जिन होंगे वो करीबन 13% के इस बार रहेंगे। ऑलरेडी हमको कंपनी ने जब अपडेट दिया था तो उसमें कहा था कि जो ज्वेलरी बिजनेस है वो 20% से 18% से इस बार बढ़कर आया है। वॉचेस में 20% की ग्रोथ है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि इनके मार्जिन्स कैसे आते हैं। अगर हम अनुमान देखें तो ज्वेलरी बिजनेस का पिछली बार मार्जिन्स आया था करीबन 13% का, इस बार भी यही एक्सपेक्टेशन है 12.5 से 13% के अगर मार्जिन्स आते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव होगा ये। जो वॉचेस बिजनेस है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि 12% के आसपास के मार्जिन्स आएंगे और जो आईवेयर बिजनेस है वहाँ एक्सपेक्टेशन है करीबन 16-17% के मार्जिन्स आते दिखेंगे। अगर ये कंपनी मेंटेन कर पाती है अपने मार्जिन्स तो काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और नेक्स्ट क्वार्टर तो एक्सपेक्टेशन है ही कि बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं बिल्कुल। और अगले क्वार्टर में तो आएंगे, बट इस क्वार्टर भी आप अच्छी सेल्स का अनुमान लगा सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस का अनुमान लगा सकते हैं। मार्जिन्स भी इनके अच्छे ही रहेंगे। चार्ट्स मुद्दू जी, टाइटन जी बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्टॉक में देखें तो जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही 2785 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा सीधे ये काउंटर 3000 तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 2785 एक माइनर हर्डल है वो निकल जाएगा। 3000 तक के अपसाइड मूव टाइटन में नजर आते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2710 का। ओके, तो यह है आपके लिए टाइटन जिस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कंजम्पशन पैक इस पर रहेगा फोकस। ब्रिटानिया, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। थोड़ी देर में नुपुर से ये भी जानेंगे कि ब्रिटानिया की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। उससे पहले आइए पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही कर रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल उनके लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, ऐतिहासिक कॉल है क्योंकि पहला अवसर है जब मैं और राकेश जी स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक है सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों के दिन फिर चुके हैं, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पीएनबी, स्टेट बैंक, कई सारे बैंकों पर हमने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी। और अब बारी है सीबीआई की, जहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर 21 रुपए के ऊपर होता हुआ दिख रहा है और एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है और हमने देखा है, मतलब कि इतिहास गवाह है, जो छोटे मोटोले बैंक पीएसयू बैंक ब्रेकआउट दे रहे हैं वो डाउ जोन्स, निफ्टी बैंक सब छोड़ के भाग रहे हैं। इसके भी दौड़ने भागने का समय है। 20 रुपए 20 पैसे, 20 रुपीज 20 पैसा के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 23 रुपए, 23 रुपीज, 24 रुपीज, ये दो टारगेट्स के लिए सेंट्रल बैंक है हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो सेंट्रल बैंक यहां पर आप करके चलें खरीदारी। एक और मिड कैप काउंटर स्मॉल कैप बैंक
जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। और आज देखिए कई सारे ऐसे कॉल्स आए हैं। सेंट्रल बैंक, अभी राकेश जी, कुणाल जी आपको बता रहे हैं। यूको बैंक, आज सुबह जय ठक्कर बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी बात करी। डीसीबी बैंक, पालविया साहब इसको रेकमेंड करके गए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भसीन साहब के रेडार पर रहा है। साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर भसीन साहब ने भी बात करी, अनिल जी के भी रेडार पर था। और कर्नाटका बैंक जो हमारा फेवरेट है ही इस पूरे स्पेस से, और लगातार कर्नाटका बैंक में तो हमने देखा है 4 अक्टूबर को नवरत्न एसआईपी में रेकमेंड किया था 78 के लेवल पर, 115 का पहला टारगेट था, वो अचीव हो गया। और वहाँ से भी देखिए बढ़िया मोमेंटम है, 120 का लेवल अभी आपको कर्नाटका बैंक में भी दिख रहा है, 7% की तेजी। तो ये पूरा स्पेस है जो आपको बढ़िया एक्शन में दिख रहा है। एक बार कर्नाटका बैंक के चार्ट्स दोबारा मैं चेक करना चाहूँगा सुमित जी के साथ। सुमित जी, पहले भी इस पर बात हो रही थी, फ्रेश लेवल्स क्या होंगे सर कर्नाटका बैंक के लिए? 120 तो आ गया। दीपांशु, सेम चीज मैं बोलूंगा कि अभी भी स्टॉक के अंदर तेजी बाकी है और कर्नाटका बैंक के अंदर अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 130 रुपए इसका अभी इमीडिएट टारगेट बनेगा और 130 का लेवल ब्रेक होने पे 145 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में केटी के बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और नीचे के अंदर अभी इसका जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो 110-111 रुपए के आसपास का बनेगा। तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। 130 और फिर 145 तक के लेवल आने वाले दिनों में कर्नाटका बैंक में देखने को मिल सकते हैं। देवांशु, यहाँ पर एक बिगुल व्यू। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के अंदर मूव का शुरुआत है, 251 रुपए का अभी भाव चल रहा है, 51 रुपए 50 पैसे का। ये स्टॉक एकदम तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, बीच में 2 दिन का इसने रिट्रेसमेंट दिया है, अभी वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। यहाँ पे सीएनपी पे खरीदारी करें, ये स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। सॉरी, 241 रुपए का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 241, जो कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंडियन बैंक के अंदर 265 रुपए से लेके 270 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में इंडियन बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पे सीएनपी पे खरीदारी करें 241 के स्टॉप लॉस से 265, 270, ये 2 टारगेट्स के लिए। 265, 270 2 टारगेट इंडियन बैंक्स, एक एक करके बैंक स्टॉक्स चुनकर ला रहे हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स। इंडियन बैंक भी उस लिस्ट में शामिल कर दीजिए। एक बार जरा बैंक ऑफ इंडिया को भी पुल अप करते हैं, बाकी बैंक की बात चली रही है तो फिर बैंक ऑफ इंडिया भी एक बार देख लें यहाँ पर कैसी मूव आ रही है। पीएसयू बैंक्स में ये भी काफ़ी एक्शन दिखा रहा था। बैंक ऑफ इंडिया भी आपको मूव दिखा रहा है, करीब करीब 5% की तेज़ी इस पर भी बनी हुई है। तो कर्नाटका, साउथ इंडियन, सेंट्रल, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक भी अच्छे मूव में है। आईओबी भी मूव दिखा रहा है। इंडियन बैंक, सुमित जी बात कर रहे थे इसकी। करूर वैश्या, ये भी अच्छे एक्शन में है। आईडीबीआई बैंक में मूव आ रही है। फेडरल बैंक थोड़ी देर पहले इस पर भी आपके लिए एक्शन बनते हुए दिखा था। सारे के सारे काउंटर्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं। तो बैंकिंग यही है सबसे ज़्यादा एक्शन। और चार्ट कॉर्नर का पहला पिक आज एसबीआई था, दिग्गज है ऑफकोर्स, बट आज मिड कैप बैंक्स का दिन बना हुआ है। मुदित जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है ये जानते हैं मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। एक ऐसा स्टॉक जहां पर बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है, एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर प्ले करने की सलाह देंगे। बाय करके चलना है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का इन द मनी कॉल ऑप्शन 330 वाला कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे, जो करीब 18 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका पहला टारगेट बनेगा 24 रुपए, दूसरा टारगेट बनेगा 26 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का। जिस तरह के चार्ट स्टॉक ने बनाया है, ईयरली लो बनाने के बाद बढ़िया बाउंस बैक इस काउंटर ने दिखाया है। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। हायर साइड के जो राइटर्स हैं वो भी यहाँ पर पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल बीटीएसटी करके जाना चाहिए। 24 रुपए 25 रुपए के टारगेट्स बलरामपुर चीनी के 330 वाले कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का। बलरामपुर चीनी अच्छे एक्शन में बना हुआ है। कल हमारी खबर पर मोहर भी लगी थी, एथेनॉल के प्राइसेस सरकार ने बढ़ा दिए हैं। जय ठक्कर हमारे साथ है तैयार, क्लोजिंग कॉल्स लेते हैं उनके साथ। बिगुल कैश का ऑप्शन। जय, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। आखिरी 1-1.5 घंटे से 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज में अटका हुआ है निफ्टी। चल क्या रहा है बताएं और आपका कैश का ऑप्शन भी बताएं।
बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। एंड दीप, इसीलिए मैंने कल नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस देखकर बाय रिकमेंडेशन 18,300 का दिया था, बिकॉज मार्केट निफ्टी अगर आप देखें तो 18,000, आई मीन क्लियरली सपोर्टेड 18,000, 17,950 एंड ऑन द अपसाइड 18,100, 125 थी। अगर 100-125 की रेंज निकालता है देन इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 18,300, 350, जो मेरा व्यू भी है। रिवर्सल 17,950 के नीचे बंद होता है तो ही है, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो 18,300 का कॉल जो हमारा ओपन है उसमें बने रहे। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल अभी फिर से दे रहा हूँ। ग्लेनमार्क में तो एक अच्छा मूव देखने मिला, फार्मा में अब 280 के स्ट्राइक का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे। बायोकॉन का अभी भी मेरा ऐसा मानना है, कल सिंजीन में मूव देखने मिला, आज ग्लेनमार्क में देखने मिला। बायोकॉन का आप कॉल खरीदे, 9 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 280 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इसको खरीद कर चलना है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट बन रहा है 13 रुपए 40 पैसे का, 13.40, एंड सेकंड टारगेट विल बी 16.90, 16 रुपए 90 पैसे का। ये 2 टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। बायोकॉन का 280 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें आपको फर्दर मोमेंटम देखने मिलना चाहिए। और जो हिसाब से ये स्टॉक ने 275, 275, 77 के लेवल्स निकाले, अब मेजर कोई हर्डल मुझे 290 एंड 295 के लेवल्स तक दिखाई नहीं दे रहा। तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव आपको बायोकॉन में भी देखने मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है बायोकॉन। भूले भटके शेयर्स हैं रेडार पर, और फार्मा एक और स्पेस है जहां पर आपको अच्छा रोटेशन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। आज बायोकॉन जय के रेडार पर डेज हाई पर ट्रेड करते रहते हैं। बी लेटर से एक और स्टॉक, बाजार का दिग्गज ब्रिटानिया कंजम्पशन यूनिवर्स का, इसके आने वाले हैं नतीजे। नुपुर बताइए, ब्रिटानिया से क्या है एक्सपेक्टेशन? मैरिको तो आपने कहा मार्जिन्स पर रहेगा फोकस, ब्रिटानिया में भी यही स्टोरी? बिल्कुल, मार्जिन्स पे यहाँ भी फोकस रहने वाला है। जैसे कि हमने एफएमसीजी कंपनीज के नतीजे देखे, कुछ के काफ़ी बढ़िया आए अनुमान से, लेकिन कुछ के मार्जिन्स पे प्रेशर आते दिखा था। जहाँ पे प्राइस हाइक्स हुए वहाँ पे मार्जिन्स मेंटेन हुए हैं इन कंपनीज के। तो ब्रिटानिया का भी कुछ ऐसा ही अनुमान है। अगर हम आए देखें तो वो 15% से बढ़कर इस बार आ सकती है, करीबन 4,130 करोड़ के आसपास। जो मार्जिन्स होंगे वो 15% रहेंगे। फ्लैट एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने 10 से 12% अपने दामों को बढ़ाया, साथ ही साथ वो ग्रामेज होता है वो भी कम किया, तो उसका एक बेनिफिट आते दिखेगा। जो मुनाफा होगा वो करीबन 400 करोड़ के आसपास आता दिखेगा। वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। जो कंपनी, सबका यही मानना है कि जो मार्जिन है वो अब बॉटम आउट हो चुके हैं और आने वाले तिमाही में यहाँ से आपको इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। और मैनेजमेंट की कमेंट स्पेशली रूरल डिमांड पर क्या आती है वो यहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया, इस पर रहेगी नजर। नतीजों से पहले थोड़ा स्टॉक एक्शन में, बट एक जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त छलांग लगा रहा है रेमंड। कुणाल जी चार्ट पुल अप करें सर, 6% ऊपर है और आय देखिए 1550 करोड़ से बढ़कर 2170 करोड़ की आय आपको आती हुई दिख रही है। जबरदस्त उछाल आया है। मुनाफा 3 गुना बढ़कर आया, 53 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। तो 3 गुना मुनाफे में उछाल है। आय में आपने जबरदस्त तेजी देखी, 40-45% आय इनकी बढ़कर आई है और इसलिए स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है रेमंड। कुणाल जी चार्ट्स। अभी देखिए चार्ट बहुत अच्छे हैं दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आने की पूरी संभावना है। 1250 के आसपास एक स्विंग हाई है जहां से टकराकर अभी कुछ सत्र पहले हमने देखा स्टॉक नीचे आया था, 1080 तक नीचे गया था और वापस अब उन लेवल्स को चुनौती दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 1250 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है इंट्राडे में तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बहुत मुमकिन है कि 1315, 1320 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। तो 1250 के ऊपर इत्मीनान से स्टॉक को टिकने दें, उन स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आज क्लोज 1250 के ऊपर आता है। लग रहा है सर हो सकता है 1275 तो बात करते करते ही आ गया रेमंड पर, क्योंकि नतीजे इनके दमदार रहे। कामकाजी मुनाफा देखिए 180 करोड़ से बढ़कर 335 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है रेमंड की तरफ से। जैन साहब ट्रैक करते हैं रेमंड सर? हाँ, ट्रैक वैसे करता हूं बट इसको मैंने रेकमेंड नहीं किया हुआ है पास्ट में। बट यस, जिस तरीके के अब जो नंबर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रही है और जो हम देख ही रहे हैं इस बार दिवाली का माहौल और शॉपिंग का माहौल और ये कंपनी गजब का कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से देखिए जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखें। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए अब इतना बड़ा मूव के बाद मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। बट यस, ऑन ऑल फ्रंट्स द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट।
ऑन ऑल फ्रंट्स रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट और दिख रहा है मार्जिन 11.5% से बढ़कर 15% से ज़्यादा के मार्जिन आए, तो शानदार परफॉर्मेंस रेमंड की तरफ से 9%, 9.5% ऊपर ये काउंटर होता है। बात करते करते करीब 40 रुपए की मूव आपने चार्ट पर आती हुई देखी है। नतीजों का बढ़िया थम्स अप बाजार की तरफ से रेमंड को मिल रहा है। टेक्सटाइल मार्जिन में एक्सपेंशन आया है, जिसकी वजह से बाजार एक्शन, जो जिनका कोर टेक्सटाइल बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये बाजार को पसंद आ रहा है। रेमंड के लिए 1290 के लेवल पर अब आपको ये काउंटर दिखेगा। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और रेंज बाउंड एक्शन रहा है। हालांकि कहना पड़ेगा कल 900 पॉइंट की ऊंचाई से गिरावट के बाद आज सुबह जो डर का माहौल था फेड पॉलिसी, फेड कमेंट्री के बाद, वो बाजार ने कंप्लीटली नकारा है। निफ्टी पूरा दिन रेंज बाउंड रहा है, बड़े गैप डाउन के बाद अच्छी रिकवरी रही। 18,050 पर आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और बैंक निफ्टी 41,300 का लेवल होल्ड कर रहा है क्लोजिंग पर। 150 पॉइंट की मूव। बैंक्स और फाइनेंशियल्स आज के स्टार्स यही थे। टॉप गेनर आपका एसबीआई है, अच्छी खरीदारी इस पर थी। इंडसइंड बैंक जिसके बारे में भसीन साहब बात कर रहे थे, अच्छी मूव। आईसीआईसीआई बैंक ने मूव दिखाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में था। ऑटोज में बजाज ऑटो काफी एक्टिव रहा, बजाज फिनसर्व में एक्शन देखा। नतीजों से पहले ब्रिटानिया में मूव आई, नतीजों से पहले टाइटन भी आपको मूव कर रहा था। ब्रेथ हालांकि इवन स्टीवन ही है, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। टेक महिंद्रा करीब 2.5% गिरा। अक्रॉस द बोर्ड आईटी में दबाव आपको बनते दिखा, थोड़ा मेटल्स भी सुस्त थे। हिंडाल्को में आपने वीकनेस देखी है। आइशर मोटर्स ये कमजोर था। टाटा मोटर्स फिसला। एमएनएम में भी आपने गिरावट देखी। टीसीएस, इन्फी जैसे दिग्गज भी गिरे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड नतीजे एकदम स्टेबल, स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन आपको नहीं दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आए और यहां पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जो रेडार पर आए। एमएनएम फाइनेंस आज का स्टार तो यही था और सारे फाइनेंशियल्स में जबरदस्त तेजी आई। 15% ऊपर एमएनएम फाइनेंस आपको बंद होते हुए दिख रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस बड़ी तेजी इसमें थी। एलएनटी फाइनेंस, कैनफिन होम्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर भी बड़ा एक्शन आपको बता। चोला इन्वेस्टमेंट, मन्नापुरम, ये भी अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहा था। इसके अलावा मूव आपने आती हुई देखी कोरोमंडल पर, नतीजे इसके शानदार आए। बायोकॉन जिसके बारे में जय अभी बात कर ही रहे थे, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट दोनों में ही अच्छा एक्शन रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल, इंडिया मार्ट, वेदांता, बर्जर पेंट्स, टीवीएस मोटर्स, एबट इंडिया, श्री सीमेंट, एबीबी और इंडस टावर्स, यहां पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। वोल्टास 5.5% गिरा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% नीचे। अक्रॉस आईटी सेलिंग थी, ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा। इप्का लैब्स, इसमें आपने वीकनेस देखी। इन्फो एज ये भी कमजोर था। कैश स्टॉक्स में भी कई सारे काउंटर्स में मूव थी। सारे के सारे आपके मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, गार्डन रीच, सारे के सारे काफ़ी एक्टिव रहे। मूव राइट्स में आई, इरकॉन में आती दिखी, आरबीएनएल में दिखी है। सेंट्रल बैंक पिक ऑफ द डे कल के लिए राकेश जी कुणाल जी की। यूको बैंक 5% ऊपर। ईआईडी पैरी, सेठी साहब का काउंटर, 5% की तेजी ईआईडी पैरी आपको दिखाता हो। वरुण बेवरेजेस में अच्छी खरीदारी रही। गिरावट में टाटा मोटर्स डीवीआर आज करीब 9.5% फिसला है, इस पर रखिएगा नजर। टीसीआई एक्सप्रेस, सुप्रीम पेट्रो, रिलैक्सो, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जेके पेपर, नारायण हृदयालय और वी गार्ड, यहां पर आपने वीकनेस देखी है। बट प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 18,050 पर निफ्टी और 41,300 के ऊपर बैंक निफ्टी। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आने की तैयारी में है। आइए आपको मैं तब तक बता दूं कि आज शाम के लिए क्या क्या तैयारी हमने करी है आपके लिए। हर बार की तरह इस गुरुवार आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, निवेदन है जरूर आप देखें सर, और फिर आपसे पूछा भी जाएगा कौन सा आपका फेवरेट स्टोरी है। ग्लोबल स्टोरीज के बेहतरीन पिक्स हमारी टीम आपके लिए चूज करती है और फिर इसको लेकर आती है। रूटीन खबरों से अलग है स्टोरीज, कुछ अनोखा, कुछ यूनिक आपके लिए आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए क्या तैयारी करी गई है। बात दुनिया की में देखिए, इंसान जानवर गप्पे मारेंगे खुलकर। जब सूर्य देवता मुस्कुरा उठे, बुरा सपना सताए तो म्यूजिक बचाए, अंधेरी और डरावनी गलियों का डार्क टूरिज्म, पहाड़, सुरंगे और 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, बात दुनिया की। जैन साहब, कुछ इंटरेस्टिंग लगा सर? या बिल्कुल लगा। ये तो म्यूजिक वाला अच्छा लगा। म्यूजिक तो वैसे ही मेरे बहुत करीबी हुआ है और बुरा सपना के लिए जो म्यूजिक वाला ये अच्छा था कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कैसा आता है, क्या डिटेल्स है। और दूसरा जो डार्क टूरिज्म वाला है ये भी बेहतरीन है। टूरिज्म अगेन, आई लव टूरिज्म, और हाँ डार्क से थोड़ा डर जरूर लगता है, बट यस
no harm in exploring at least once. Yeah. बंसल जी क्या देखना चाहेंगे सर आप? मेरे को दीपांशु पूरा टाइटल नहीं, वो सुरंग 2 किलोमीटर और वो जो सुंदर सी एक ट्रेन जा रही है ना पहाड़ों के बीच में से, मतलब कि दीपांशु मतलब कि अपना फेवरेट ड्रिंक लेके मैं तो उसको देखना चाहूंगा दीपांशु। लोकेशन भी बता दीजिए सर। लोकेशन तो दीपांशु अब ये सब तो फैसिलिटी तो अपने मतलब कंफर्ट ऑफ होम में ही होगा ना, आराम से लाउंज में सोफे पे मतलब कि टेबल पर टांगे पसार के आराम से बैठेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। बस यही बात थी कि बैठिए अपने घर पर आराम से रिलैक्स करिए और देखिए बात दुनिया की। हिमांशु जी आप बताएं सर, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा? दीपांशु वो जो इंसान और जानवरों के खुलकर बात करने वाली बात है ना, वो मुझे काफी अच्छी लगी। स्पेशली कभी कभी जब खतरनाक डॉगीज सामने आ जाते हैं तो कम से कम खुलकर बता सकते हैं कि भाई हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। चलिए तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारी टीम हर बार के लिए चूज करके लाती है। आप भी जरूर देखें 4:30 बजे बात दुनिया की। दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। पंजाब में पराली जल रही है और इससे हवा का इस कदर प्रदूषित हो गई है कि दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दर्जन भर से अधिक इलाकों में AQI लेवल 400 के पार निकल जा चुका है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा। समझेंगे कि दिल्ली एनसीआर गैस के चेंबर में क्यों तब्दील हो गई है, ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक है और ऐसे हालातों से निपटने के लिए क्या उपाय हैं। चर्चा में होंगे हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब जो कि हैं सीनियर प्रोग्राम मैनेजर CSE, अश्विनी दुबे जो कि हैं एडवोकेट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जो कि एक सीनियर फिजिशियन है। तो देखिए जरूर हमारी खास पेशकश शाम 6 बजे, जहरीली हवा, प्लानिंग धुआं। इसके साथ ही बाजार में बीमा के साथ निवेश और गारंटीड रिटर्न के दोहरे फायदे कई प्रोडक्ट्स देते हैं। आज चर्चा करेंगे कि क्या आपको यूलिप या फिर गारंटीड रिटर्न वाले इंश्योरेंस प्लान लेने चाहिए या फिर सामान्य डेथ बेनिफिट बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए यूलिप वर्सेस गारंटीड इंश्योरेंस प्लान। हमारे साथ होंगे राजेश बंसल जो कि हैं को-फाउंडर मिडास फिनसर्व के, और साथ ही पूनम रुंगटा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसके साथ ही एक बीमार दिल को आर्टिफिशियल हार्ट से बदला जा सकता है, लेकिन ये इतना महंगा होता है कि आम लोगों के लिए इसे अफोर्ड कर पाना संभव नहीं। अब IIT कानपुर भी एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट तैयार कर रहा है जो न सिर्फ ज्यादा कारगर होगा बल्कि इंपोर्टेड आर्टिफिशियल हार्ट से 8 गुना ज्यादा सस्ता भी होगा। इंडिया 360 में आज करेंगे विश्लेषण आर्टिफिशियल हार्ट का, और साथ ही जानेंगे कि IIT कानपुर का ये कदम कितना फायदेमंद साबित होगा। धड़केगा दिल आर्टिफिशियल। इसके अलावा अच्छी पैकिंग, चमकीले रैपर, और देखकर आप अगर गिफ्ट आइटम खरीदते हैं तो सावधान रहिए क्योंकि त्योहार के दौरान नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट हैम्पर भी बेचे जाते हैं और बड़ी कागार में बेचे जाते हैं। ऐसे गिफ्ट खरीदने के कई नुकसान होते हैं। सरकार अब इस पर रोक लगाने के लिए रेगुलेशन भी ला रही है। इंडिया 360 में आपको बताएंगे पूरी डिटेल और समझेंगे कि आखिर नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। गिफ्ट कमाल पर एक्सपायर है माल। इंडिया 360 में आज शाम 8 बजे आपके लिए होगा पेश। फाइन क्लोजिंग भी आपकी स्क्रीन पर। एग्जैक्टली 18,052 यानी कि 18,050 का लेवल निफ्टी ने होल्ड कर लिया जैसा अनिल जी बात कर रहे थे, और 41,300 के 1.5 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होते थे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने होल्ड करे हैं, स्पेशली कल की बड़ी यूएस की गिरावट के सामने हमारे बाजार स्टेबल रहे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो 150 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। देखते हैं, वीकली एक्सपायरी खत्म, कल नई वीकली एक्सपायरी शुरू होगी, वीकेंड सेशन भी होगा, वहां पर हमारे बाजार कैसे बिहेव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। जैन साहब, साथ ही श्रीकांत चौहान साहब, राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, जय ठक्कर, हिमांशु जी और मुदित जी, आपका भी आपसे लेंगे विदा। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात।